अच्छा सीधे 30, बाकी सब आ गए? सर मेरा तो 30 है बस। अच्छा अच्छा, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक छोड़ दिए बीच में ना? ट्रिग्नोमेट्रिक छोड़ दिया ना सर मैंने। ठीक है 90। सर हाँ जी। सर 22 में वो पीछे आंसर अलग से दे रखा है, वो x इक्वल टू n पाई। 22 ठीक है, मैं समझा रहा हूँ ये बात। इसमें क्या होता है बेटा, जो डोमेन होती है ना, जैसे टेन थीटा की डोमेन की अगर हम बात करें तो टेन थीटा की डोमेन ऑल रियल नंबर नहीं होती। टेन थीटा की डोमेन होती है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो मैं इस कॉन्सेप्ट को इसलिए बीच में अभी लीव कर रहा हूँ कि तुम लोग जिसको नहीं आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे नहीं, और बाकी सारे जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री करोगे तो वो सारे ग्राफ क्लियर हो जाएंगे, फिर हम इन क्वेश्चन को और आसानी से समझ सकते हैं। बाकी क्या होता है कि ये कह रहे हैं इट इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। अब 10 की डोमेन है ऑल रियल एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, इसलिए लिखा गया है n पाई और पाई बाई 2 का कंसेप्ट आया है। ठीक है, समझ गए सिद्धांत? यस सर। ये बात है इसमें। तो अभी फिलहाल आप 22 को छोड़ सकते हैं, जब हम ग्राफ डिस्कस कर लेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में तब मैं ज्यादा बेहतर इस चीज को समझा पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि 11th में शायद ग्राफ कट गए थे तो हमने ग्राफ किए नहीं थे, या किए हो मुझे याद नहीं है। किए थे या नहीं हमने? कुछ याद है? तो शायद से नहीं किए थे। नहीं किए होंगे ना, इस वजह से नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, और अब इसमें कॉमर्स में भी दो तरह का हो गया, यही झंझट चल रहा है कि अप्लाइड मैथमेटिक्स अलग है और कुछ ही बच्चों को अप्लाइड मैथमेटिक्स मिलती है, बाकी स्कूल वाले जबरदस्ती देते हैं कि आपको यही मेन मैथ्स ही करनी है। सबसे बड़ी समस्या ये है, जबकि कॉमर्स वालों के लिए अप्लाइड मैथ्स ही ठीक है, लेकिन स्कूल वाले नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे थोड़ा बांट के मैं पढ़ाऊंगा, फिर बीच में चेंज कर देंगे। जो जो चीज़ें हमें स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स को पढ़ानी चाहिए, जैसे ग्राफ वगैरह, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम कंप्लीट कर लेंगे। और आज तुम लोगों की क्लास 7 कॉमर्स के लिए अप्लाइड मैथ्स क्यों ऐसा अच्छा है? इसलिए अच्छा बेटे क्योंकि कॉमर्स में जो ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट है ना, उसका कोई काम नहीं है। जब आप सीए या सीपीटी का एग्जाम देने जाते हो, या अगर आप एमबीए करते हैं, तो उन सब के अंदर बिजनेस मैथमेटिक्स चलती है। डिफरेंशिएशन वगैरह सबका इस्तेमाल है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन अलग है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर साइंस में एप्लीकेशन की, तो वॉल्यूम, एरिया, इन सब में एप्लीकेशन है। लेकिन अगर हम बात करें कॉमर्स में, तो एप्लीकेशन है मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज मार्जिनल कॉस्ट, इन सब की बात होती है। तो उनको इसकी जरूरत ही नहीं है। एक कॉमर्स स्टूडेंट को क्या जरूरत है, क्या वॉल्यूम, स्पीड, इसकी तो उसको जरूरत नहीं है ना। तो जो सीए में आता है तो उसमें एन्युटी आता है, डिफरेंशिएशन आता है, इंटीग्रेशन आता है, बट इन सब की एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू कॉमर्शियल मैथमेटिक्स है। ठीक है, ना कि एनएलएम। एमबीए में एमबीए में कॉमर्शियल मैथमेटिक्स चलता है ना, उसके अंदर ये सब कुछ नहीं आता, एरिया वगैरह। ठीक है, क्वालिफाई करने के। हाँ, सर 25 में सर सी लेना है या फिर 0 को लेके करना है? मैं 25th, पहले मुझे बताओ, जब मैंने पिछली क्लास में 23rd क्वेश्चन समझाया था वो सबको क्लियर हो गया? 23 यस सर। सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 24 में आ रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला तुम लोग हो गया सर। हो गया? चलो देखते हैं सही किया कि नहीं, ये मैं जरूर करूंगा क्वेश्चन। मुझे लगता है सही नहीं किया सर होगा। 19th भी कर देना एक। अच्छा 19, ठीक है। सर वो तो मैंने आपको भेज दिया जो डाउट है। ओके बच्चे, एक्सरसाइज 5.1 पहले देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है, आगे कहते हैं इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। फिर उसने फंक्शन को डिफाइन किया, हियर दिस सिंबल रिप्रेजेंट या डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। हमें जब भी क्वेश्चन आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू ही वाला आएगा, मोर देन इक्वल टू नहीं आएगा। ठीक है, कह रहा है आप इसे प्रूव करो कि जितने भी ये इंटीजर हैं उस पर ये डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि
यहां पर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इस बात से हमें ये पता चल गया कि जब भी आप कोई भी इंटीजर लेते हो, c बिलोंग्स टू z, मान लो c कोई भी इंटीजर है, तो उसके लेफ्ट साइड में अगर हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो उसका आउटपुट c-1 आएगा, और राइट साइड में कोई भी वैल्यू रखेंगे तो उसका आउटपुट c आएगा। तो हमें ये पता चल गया कि अगर मैं कोई भी इंटीजर लेता हूं तो जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये अपना नेचर बदलता है, उसके लेफ्ट में और राइट में अलग अलग वैल्यू देता है। यानी इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करने के लिए डेफिनेशन 2 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे चल रहा हूं बच्चों। लेट सी बिलोंग्स टू z वेयर z रिप्रेजेंट ऑल इंटीजर्स। ठीक है, तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे LHL, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव fx। आज तुम लोगों की क्लास 7 to 9 है, पता है ना? यस सर। दिस इंप्लाई लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव fx की जगह मुझे यहाँ gx लिखना चाहिए था क्योंकि फंक्शन gx दे रखा है। ठीक है, तो फंक्शन क्या हो गया, gx हो गया। लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव gx हो गया बेटे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब LHL का कंसेप्ट पुट कर दो। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इट इज c माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर c माइनस h। अब जो ये वाला c माइनस h है इसका तो कुछ नहीं होना क्योंकि ये कोई फंक्शन पे फर्क नहीं डालने वाला। c में से आप h को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, जितना 0 के नियरेस्ट आप सब्ट्रैक्ट करोगे उतना आप c के नियरेस्ट होगे। ठीक है ना, तो यहाँ तो कोई समस्या नहीं है, आप h0 रख सकते हो। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर c में से जैसे ही आपने कुछ सब्ट्रैक्ट किया तो वो फंक्शन अपने पास आ गया c-1 और c के बीच में। ये तो मैंने काफी शेड कर दिया, बल्कि c के वेरी क्लोज लेफ्ट में ही है, c के वेरी क्लोज लेफ्ट में ही वाला पॉइंट है, यहां पर है कहीं, है ना? तो इसका मतलब c-1 और c के बीच में आ गया। तो h को पुट करने से पहले h जहां जहां इफेक्ट डालता है वो पहले आप अप्लाई कर दोगे। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इट इज c माइनस h, और इसका जो आंसर आया बच्चों वो c-1 आया। इसका जो आंसर आया c-h इन ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका आंसर आया c-1। कितने लोग मेरी बात समझ गए? हैंड रेज करो। सर इसमें मैंने h की जगह मतलब कि हमने 1 पुट कर लिया। नहीं नहीं, फिर गड़बड़ हो रही है। देखो यहाँ जो बात हो रही है बच्चे, वो ये बात हो रही है कि c-h, c एक इंटीजर है। देखो मान लो मैं c को मानता हूँ 2, 2-h। अब मुझे बता दो 2-h किन दो इंटीजर के बीच का रियल नंबर है, ये आप मुझे बता दो। 1 और 2 के बीच में। तो इसकी बेटा ग्रेटेस्ट इंटीग्रल आउटपुट क्या होगा? 1 होगा, समझ गए? यानी 2 एक इंटीजर था तो आंसर क्या निकला, प्रीवियस इंटीजर। तो c अगर एक इंटीजर है तो उसका प्रीवियस इंटीजर क्या होगा, c की ही टर्म में, तो c में से एक कम कर दोगे, c-1 होगा। अगर मान लो c 2 है तो पीछे 2-1 यानी 1 है, और c के आगे यानी c अगर इंटीजर है तो c की ही फॉर्म में अगला इंटीजर क्या होगा, c+1 होगा। अब कौन कौन समझा मेरी बात? हैंड रेज करो। गुड। हर्षित रावत एंड सिद्धांत वेस्ट, तो कर लिया क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो यही चीज यहां पर है कि आप अब c-h पर हो तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये आउटपुट है कि भाई इसका आंसर क्या आएगा अगर c-h एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में है, तो यानी वो c-1 और c के बीच का एक रियल नंबर बन गया। तो वो अगर आपका डोमेन है यानी इनपुट है तो आउटपुट क्या निकलेगा, प्रीवियस इंटीजर दैट इज c-1। ठीक है, अब इसको हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई, आगे बढ़ते हैं। दिस इंप्लाइज लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इट इज c-h माइनस c+1। c एंड c कैंसिल आउट। अब आप h को 0 डाल सकते हो, तो इसका आंसर आपको मिला 1। LHL जब आपने सॉल्व किया तो आपको आंसर मिलेगा 1। अब मैं आ रहा हूं बच्चों RHL पर।
लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव gx, लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव gx की वैल्यू है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब आप RHL करेंगे अप्लाई। दिस इंप्लाइज लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इट इज c प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर c प्लस h। सभी सोच लो कि c प्लस h एक नंबर आ चुका है, यानी c इंटीजर था, उसमें आपने 0 के राइट का कोई भी एक बहुत ही स्मॉल नंबर ऐड किया, तो ये एक रियल नंबर बन गया जो कि इंटीजर c और c प्लस 1 के बीच में है। तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर क्या आना चाहिए? वेरी गुड प्रथम, वो पहले अपने दिमाग में सब रख लो, ठीक है? फिर देखो क्या सही सोचा आप लोगों ने। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इट इज c प्लस h, और ये आया आपका c। शाबाश, सभी को बात तो क्लियर हो गई। वेरी गुड। दिस c एंड दैट c 0, अब आप h को 0 डाल सकते हो, आंसर कितना आया? 0। तो c एक इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज एनी इंटीजर। इफ c इज एनी इंटीजर, then LHL is 1 and RHL is 0. LHL and RHL cannot be equal for any single integer. Therefore, this function is discontinuous at all integral point. किसी आपने एक पॉइंट पे चेक नहीं किया, आपने एक जनरल पॉइंट लिया c जो हर इंटीजर को शो करता है। अब आप कोई भी इंटीजर रखेंगे, आपको आंसर यही मिलने वाला है। सर h भी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। h यहाँ 0 होगा, कैंसिल आउट नहीं होगा। c प्लस h जो है इसी का, ओके सर, ओके सर। ठीक है ना, इसी का आउटपुट तो c है, ठीक? तो बिकॉज LHL is not equal to RHL, therefore GX is discontinuous at all integer। ठीक है, चेक करो क्वेश्चन नंबर 90। 7 seconds। अगर समझ में आ गया तो हैंड रेस करो। दीपांशु, सदफ और साहिल, अगर डाउट है तो बताइए। नहीं सर, आ गया। क्लियर? सदफ? सर आ गया। ठीक है, तो बढ़े फिर आगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है बेटे, इज द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 इज कंटिन्यूअस एट पाई? सर इसमें मतलब सीधा पाई डाल देंगे? हाँ ठीक है, फंक्शन आपको दे रखा है f(x) और ये है बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। अब सबको क्वाड्रेंट रूल वगैरह आता है कि नहीं? वैल्यूज सब पता है कि नहीं? एट एक्स इज इक्वल टू पाई हमें चेक करना है। मेन तो वैसे मैथ्स जो है कैलकुलस बिना ट्रिग्नोमेट्री के कुछ नहीं होती, ठीक है? बट अब कॉमर्स और साइंस में गड़बड़ हो गई है। मेरे ख्याल दो ही, एक ही दो तो हो शायद, दो या तीन बच्चे हो ना अप्लाइड मैथ्स में, है ना? अब जैसे पाई पर चेक करना है तो क्या LHL RHL लगेगा? आपको दिख रहा है कि एक सिंगल फंक्शन है एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 5, और ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मॉडुलस फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन है जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हो। तो यहाँ पे क्या लगने वाली है? डेफिनेशन 1 लगने वाली है। तो हम अप्लाई करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई fx, दिस इंप्लाइज लिमिट x अप्रोचेस टू पाई fx हो गया एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। अब ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जब इसमें डिनोमिनेटर नहीं है तो 0/0 तो बनने वाला नहीं है, नॉट डिफाइंड फॉर्म बनने वाली नहीं,
तो हम पाई डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो पाई को पुट करते हैं, तो ये आ गया आपका पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई, और 5 में कुछ नहीं होगा, 5 तो कांस्टेंट है। साइन पाई की क्या वैल्यू होगी, पहले मैं जानना चाहता हूं कि तुम लोगों की नॉलेज कहां तक है। लिखो जरा। शाबाश सिद्धांत। लिखते जाओ, जिसको जो आता है, कुछ तो पढ़ा होगा 11th में, तभी तो मुझे लेवल कुछ पता चले। ठीक है जाती, वेरी गुड। चलो ठीक है, कईयों को नहीं पता इसके बारे में। अब सबसे पहले आप समझ लो, दो वैल्यूज मैं आपको बताता हूं, कॉन्सेप्ट समझ लो, उससे आप किसी भी टी रेशो की वैल्यू को समझ पाएंगे अगर वो पाई की फॉर्म में आएगा तो। ठीक है ना, इसका आंसर 0 है, और वो 0 कैसे आया, अब याद करने का तरीका मैं बता देता हूं, ध्यान रखना सारे। क्वाड्रेंट सबको याद है, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। यहां पर जो वैल्यू है वो 0 है, यहां पर वैल्यू है बच्चों पाई बाई 2, ये वैल्यू है पाई, और ये है आपके पास 3 पाई बाई 2, और फिर जब पूरा का पूरा एक राउंड लगा लेते हैं तो यहां पर वैल्यू आ जाती है 2 पाई। ठीक है, अब आपको 10th क्लास में साइन 0 और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू पता होगी, है ना। साइन 0 होता है और साइन पाई बाई 2 1 होता है। साइन 0 होता है और साइन पाई बाई 2 1 होता है। ठीक है, तो जब भी आपको ये दिखे कि 0 बताता है कि जितने भी 90 डिग्री के इवन मल्टीपल हैं उस पे साइन हमेशा 0 होगा, इवन मल्टीपल। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, दैट इज 2 इंटू 90 डिग्री। तो 90 के साथ 2 क्या बता रहा है, वो इवन मल्टीपल है। तो जब भी पाई बाई 2 यानी 90 का जो प्रोडक्ट है, 90 के साथ जो नंबर है वो अगर इवन मल्टीपल है तो हमेशा साइन का आंसर 0 रखना है, अगर पाई तो 0। ठीक है, लेकिन अगर 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 में 90 के साथ जो नंबर यूज हो रहा है वो 3 यूज हो रहा है, यानी ये ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल पर 1 या -1 होता है, तो फिर ये क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। ये होता है बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रेंज जाती है वो 0 से पाई बाई 2 तक जाती है, सेकंड में पाई बाई 2 से पाई जाती है, और थर्ड में पाई से 3 पाई बाई 2 तक जाती है, और फोर्थ में 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई जाती है। ये रेंज होती है, समझ गए। इसके बाद राउंड लगते रहते हैं। ठीक, फिलहाल अभी आपको पाई और 2 पाई तक समझ लेना है, इतने का ही ज्यादा काम है। बीच में आएगा तो मैं पहले एक बार क्वाड्रेंट रूल पढ़ाऊंगा जितनों को नहीं आता। सर एक बार ट्रिगो में बता देना। क्या अच्छे बच्चे, सर ट्रिगो के थोड़े बेसिक्स बता देना जब ट्रिगो स्टार्ट कराओगे। वही इनवर्स ट्रिगो जब पढ़ाने लगूंगा तो मैं फिर से ये सारी बातें बता दूंगा। मुझे लग रहा है कईयों का बहुत कमजोर है ये बेस। यस ठीक है ना, वो सर मेरा आंसर भी सही था ये तो। आंसर भेजा था बेटा 0। यस सर। हाँ ठीक होगा, हाँ 0 आंसर सही है, करेक्ट। ठीक है ना, तो जब भी आपको 90 डिग्री का इवन मल्टीपल दिखे तो साइन वहां पर होता है 0। ठीक है, और ऑड मल्टीपल पर 1 या -1। जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है ना, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन और कॉसेक होते हैं पॉजिटिव, जिसको हम कहते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर का मतलब ए फर्स्ट, ऑल पॉजिटिव। स्कूल का मतलब साइन, और फिर साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। आफ्टर स्कूल 2 में आ गया 10, और कॉलेज में आ गया कॉस। तो इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव, और अदर 4 टी रेशियोज आर नेगेटिव। ठीक है, फिलहाल अभी मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा, अगर इवन मल्टीपल हो तो वो 0 हो जाएगा।
अभी ये ध्यान रखो। और अगर ऑड मल्टीपल हो तो 1 या -1 होता है क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। जैसे आपसे पूछा जाए कि sin 3π/2 की क्या वैल्यू होगी, तो आप यहां ध्यान दो, हमें ये पता है 3π/2 ऑड मल्टीपल है, तो या तो इसका आंसर 1 हो सकता है या -1। तो आप देखो 3π/2 कहाँ आ रहा है, ध्यान देना बच्चों, मैं यहाँ डार्क कर रहा हूँ। तो 3π/2 आ रहा है बाउंड्री ऑफ थर्ड एंड फोर्थ। तो या तो साइन को थर्ड क्वाड्रेंट में ले सकते हो या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ले सकते हो, यानी सेकंड क्वाड्रेंट को छोड़ करके अगर साइन किसी भी क्वाड्रेंट में आ रहा है तो वो माइनस होगा। ये इसका आंसर है -1। अब साइन π/2 का आंसर बता दो। क्वाड्रेंट है फर्स्ट और क्वाड्रेंट है सेकंड। फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ये लिख दूं ठीक रहेगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, तो अगर π/2 है तो या तो आप फर्स्ट में ले सकते हो या तो सेकंड में। साइन अगर फर्स्ट में लेते हो तो ऑल पॉजिटिव तब भी पॉजिटिव, और अगर आप सेकंड में लेते हो फिर भी पॉजिटिव। तो साइन π/2 की अगर वैल्यू निकालनी हो तो वो होती है 1। तो ये ध्यान रखना है, ध्यान रखोगे। इसी का उल्टा कॉस होता है। कॉस ऑड मल्टीपल पर 0 होता है 90 के, और इवन मल्टीपल पर 1 या -1 होता है। और कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। जब साइन और कॉस पता चल गए तो टेन थीटा कैसे निकाल सकते हो, साइन अपॉन कॉस, कॉट थीटा कॉस अपॉन साइन, ठीक है, कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस। तो अभी फिलहाल इतने से आप लोग काम चलाओ। सर इनको वैसे हम लर्न नहीं कर सकते टेबल के? बहुत ज्यादा याद करना पड़ेगा, फिर मान लो 3π आ गया तो क्या करोगे, है ना। 3 × 180/2 है। तो वो इतनी वैल्यू निकालने की बजाय ये अच्छी सी ट्रिक नहीं है। 3π का मतलब हो गया 6 × π/2, यही हुआ ना। यस सर। 6 का मतलब है इवन मल्टीपल हो गया, तो साइन 3π का आंसर क्या होगा, 0। क्यों इतने क्वाड्रेंट रूल लगाए, ठीक है। तो यस हाँ, वो क्वाड्रेंट रूल जो था बहुत डिटेल में 11th क्लास में था, अब उसी का और अगर एक लाइन पे मतलब हम जैसे पॉजिटिव और एक में नेगेटिव हो तो हम क्या लेंगे? ऐसा नहीं होगा बेटे कभी भी, ठीक है। ये सिचुएशन कभी बनेगी, क्योंकि ये जितने भी फंक्शन होते हैं पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, ठीक है। ये वाली सिचुएशन कभी नहीं आएगी। अब जैसे मान लो या तो परफेक्टली अगर यहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ पे अगर आ रहा है इस बाउंड्री पर, तो वो अपने आप सेम साइन देगा। या तो देखो 0 दे रहा है, 0 का चाहे प्लस बोलो या माइनस बोलो तो 0 ही रहने वाला है, ठीक है। तो कुछ बेसिक लॉजिक है जिसमें आप जब भी देखेंगे तो वो जो आप सोच रहे हैं वो चीज नहीं होगी उसके अंदर, वो चीज हो ही नहीं सकती, ठीक है, इस हिसाब से। ओके सर। तो ये आ गया बेटा अपने पास π² sin π0 + 5। आंसर आ गया अपने पास π² + 5। क्या आ गया, π² + 5, ठीक है। ये तो आपका लिमिटिंग वैल्यू आ गई। इसके बाद अब निकालो f π। f π की बात करो तो क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, π² - sin π + 5। π² एज इट इज sin π0 + 5। आंसर आ गया π² + 5। बिकॉज limit x approaches to pi fx is equal to f π, therefore fx is a continuous function at x is equal to pi, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। देखो ध्यान से, 7 सेकेंड्स। कितने लोगों को क्लियर हो गया, हैंड रेज कर। अच्छा, बाकी किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ, क्योंकि अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है ना कि अप्लाइड मैथ्स के कौन है और उसमें कौन है, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो क्लियर करो हैंड रेज करके। चलिए, सबको क्लियर है तो बढ़ते हैं फिर आगे। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 को अभी लीव करो, ठीक है। जब ग्राफ पढ़ाऊंगा तो डोमेन समझाऊंगा, पीछे से तुम लोग आंसर नहीं मैच कर पा रहे हो। बाकी ये याद रखो, every trigonometric function is a continuous function. It means it is continuous in its domain.
ठीक है, समस्या डोमेन की है। और उसके बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 26। पहले मैं 24 करना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखो तुम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखो कैसे तुम लोगों ने किया। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 24 पे आओ तो कह रहे हैं डिटरमाइन इफ f इज डिफाइंड बाय, fx आपको गिवन है x स्क्वायर sin 1 upon x if x is not equal to 0 and 0 if x is equal to 0। ठीक है, इसमें मुझे जहां तक लगता है सभी बच्चों ने इसमें डेफिनेशन 1 लगाई होगी, है ना? यस सर। ठीक है, नो सर। डेफिनेशन 1 लगाने के बाद आपको जो आंसर मिला होगा वो मिला होगा कि ये डिसकंटिन्यूअस है। नहीं सर मैंने डेफिनेशन 2 लगाई थी। तो कंटिन्यूअस प्रूफ हुआ? यस सर। ठीक है, और इसमें जैसे कि ये लग रहा है कि भाई नॉट इक्वल टू 0 और 0, लेकिन ये कहता है बेटे इज कंटिन्यूअस फंक्शन, लेकिन ये आपको प्रूफ करने के लिए कह रहे हैं कि आप प्रूफ करो कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। आपको कोई पॉइंट ही नहीं दिया गया, तो पहले मैं लिखता हूं कि क्वेश्चन को डिफाइन कैसे करना है, फिर आप लोग चेक करो कि आप लोगों ने सही अटेम्प्ट किया कि नहीं। सबसे पहली बात ये है, नंबर लाइन पे इस बात को समझिए। तो नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है 0 के लेफ्ट और 0 के राइट। आपको फंक्शन दिया गया x स्क्वायर साइन 1/x, x स्क्वायर साइन 1/x और x स्क्वायर साइन 1/x। ठीक है, 0 पर आपको फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 दी गई है। अच्छा, 0 के लेफ्ट पे फंक्शन डिफाइंड है, 0 के राइट पे फंक्शन डिफाइंड है, 0 पर भी फंक्शन डिफाइंड है। इसका मतलब इसकी डोमेन है -∞ से +∞। लेकिन क्योंकि आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी नहीं बोला गया कि 0 पर चेक करो, तो आपको केस चाहिए। पहले आप चेक करेंगे 0 के लेफ्ट में, केस 1, 0 के राइट में, केस 2। और हमें ऐड 0 क्यों लेना पड़ा? ऐड 0 इसलिए लेना पड़ा क्योंकि 0 भी इसकी डोमेन में है। अब मैं ये समझाना चाहूंगा कि यहाँ LHL RHL 0 पर क्यों लग रहा है, जबकि 0 के लेफ्ट और 0 के राइट पर फंक्शन अलग एक है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई LHL RHL हमें लेना पड़ रहा है। अब पहले ये जो 2 केस है ना, इनको आप एक केस में कवर कर सकते हो, 0 के लेफ्ट और 0 के राइट। क्योंकि फंक्शन ही सेम है तो हम 2 केस क्यों बनाएं, हम सीधे बनाएंगे केस 1। केस 1 में आप लेट करोगे, लेट C is any real and C is not equal to 0। आपने कहा C कोई भी रियल नंबर है लेकिन वो 0 नहीं है। सर उसमें हम ऐसे नहीं कर सकते लेस देन 0 और मोर देन 0 करके? वो कर सकते हैं वो भी, बट एक स्टेप हम बचा सकते हैं इस क्वेश्चन में चाहे तो। ठीक है, तो लेट C belongs to all real and C is not equal to 0, क्योंकि दोनों तरफ फंक्शन अलग अलग नहीं है बेटा, कि 0 के लेफ्ट में अलग हो 0 के राइट में अलग हो, ऐसा तो नहीं है ना। तो आप चाहो तो एक स्टेप बचा सकते हो, बाकी चाहो तो ऐसे कर सकते हो, लेट C belongs to all real and C less than 0, C belongs to all real and C greater than 0, ऐसा आप कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि मैं पहले इसको प्रेजेंट करता हूं, फिर आप लोगों ने कैसे किया फिर डिस्कस करेंगे। तो मैंने लिया लिमिट x approaches to C fx, तो फंक्शन मैं लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज लिमिट x approaches to C, फंक्शन है x स्क्वायर साइन 1/x, x स्क्वायर साइन 1/x। दिस इंप्लाइज, अब आप यहां पे C पुट कर दो तो ये नॉट डिफाइंड कभी नहीं होने वाला, तो ये आ गया आपका C स्क्वायर साइन 1/C। FC भी फाइंड आउट करो, FC हो गया C स्क्वायर साइन 1/C, बिकॉज लिमिट
x approaches to c, fx is equal to fc. Therefore, fx is continuous for all real other than 0. ठीक है, वेरी गुड. अच्छा, सेम किया. ठीक है प्रथम. तो अदर देन 0 आपने ये बता दिया भाई, 0 के लेफ्ट 0 के राइट ये फंक्शन कंटिन्यूअस है. अब सिर्फ एक वैल्यू रह गई 0. अगर आप 0 के लेफ्ट में, वेरी क्लोज लेफ्ट में कोई भी वैल्यू डालते हो तो वो एक नेगेटिव नंबर होगा. ठीक है, नेगेटिव होगा. साइन माइनस थीटा क्या होता है? साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा. तो देखो, अगर आप 0 के लेफ्ट पे जाएंगे ना तो ये फंक्शन होगा माइनस एक्स स्क्वायर साइन 1/x. और अगर 0 के राइट पे जाएंगे तो यहां अंदर आप पुट करेंगे प्लस वैल्यू, तो साइन पॉजिटिव पे पॉजिटिव होता है. देखो फंक्शन बदल रहा है कि नहीं. और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो 1/x होता है उसकी डोमेन में 0 आता ही नहीं है. और आपको 0 पर ही चेक करने को कह रहा है. तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो LHL RHL का जरूर इस्तेमाल करना है. आप डायरेक्ट नहीं ले सकते कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, क्योंकि आप ऐसे देख रहे हो. देखो, आप कह रहे हो 0 के लेफ्ट में सेम फंक्शन है, 0 के राइट में सेम फंक्शन है. थोड़ा ये दिमाग हिला सकता है पिछले वाले क्वेश्चन से. लेकिन समस्या क्या होती है बच्चों, 1/x का ग्राफ मैंने बताया था. देखो, 0 के लेफ्ट में ऑल नेगेटिव होता है, नेगेटिव पे नेगेटिव और पॉजिटिव पे पॉजिटिव होता है. ये देखो, और बीच में 0 उसकी डोमेन में नहीं आता, और आपको इसी पे चेक करने को कह रहा है. तो आप कभी डायरेक्ट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नहीं लगा सकते. आपको LHL चाहिए और RHL चाहिए. अभी कितने लोग समझे मेरी बात? सर एक बार दोबारा ठीक है, देखो 1/x की बात करें बेटा, वो अदर देन 0 कंटिन्यूअस होता है क्योंकि 0 उसकी डोमेन में नहीं आता. तो आप 1/x को 0 पर ही आपको चेक करना है, लेकिन आप 0 पर इसे नहीं चेक कर सकते क्योंकि वो तो डोमेन में ही नहीं होता. 1/x अगर कह रहा है नॉट इक्वल टू 0, और देखो आपको लग रहा है 0 के लेफ्ट में सेम फंक्शन है x स्क्वायर साइन 1/x और 0 के राइट में सेम फंक्शन है x स्क्वायर साइन 1/x, जबकि ये फंक्शन सेम नहीं है. 0 के लेफ्ट का मतलब है कि आपने कुछ नेगेटिव यहां पर रखा. सपोज ये माइनस x है, तो साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा. तो देखो ये फंक्शन ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर साइन 1/x. और राइट पे देखो तो पॉजिटिव आप रखोगे तो साइन प्लस थीटा साइन थीटा ही होता है. तो क्या ये दोनों अलग अलग फंक्शन नहीं हो गए, 0 के लेफ्ट और 0 के राइट? तो ये कुछ बातें हैं जो आपको सीखनी है इसमें. तो जब आप और अगर सेम भी हो तब भी माइनस लेना पड़ेगा. सेम तो हो ही नहीं पाएगा ना, इसीलिए तो इस क्वेश्चन को LHL RHL लगा रहे हैं ना. और 1/x को बेटा अगर 0 पर चेक करना है तो ये हमेशा याद रखो कि x 0 तो इसकी डोमेन में ही नहीं होता, और अगर चेक करने को बोलता है तो इसमें हमेशा LHL RHL लगेगा, क्योंकि या तो ये 0 के लेफ्ट में डिफाइंड होता है. ध्यान दो, ग्राफ 0 के लेफ्ट में डिफाइंड होता है और 0 के राइट में होता है. अब तो ठीक है, ऐसे कर सकते हो, ऐसे याद रखो, रैशनल फंक्शन है तो करेक्ट. तो अब मुझे इसे 0 पर चेक करना है. अब हम लेंगे केस 2. थोड़े थोड़े एनसीईआरटी क्या करता है, बीच में ऐसे क्वेश्चन दे देता है और बाकी सब में सेम क्वेश्चन ही चलते रहते हैं, कम से कम 30-40 क्वेश्चन. इसमें क्या होता है, हर अगला क्वेश्चन अलग होता है. लेकिन अगर सबको समझ गए तो फिर वो जो 40-40 क्वेश्चन लगातार चलते रहते हैं सब कर लोगे. ठीक है. अच्छा, केस 2 हो गया. लेट c इज इक्वल टू 0. तो अब हम फाइंड आउट करेंगे LHL. अब यहां पर भी नया कॉन्सेप्ट है. लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, फंक्शन यही लिखना है x स्क्वायर साइन 1/x. दिस इंप्लाइज लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये हो गया 0 माइनस h होल स्क्वायर साइन 1/0 माइनस h. 0 माइनस h हो गया माइनस h, और माइनस h का स्क्वायर हो गया प्लस h स्क्वायर, और साइन माइनस थीटा कितना हो गया बेटा,
माइनस साइन 1/h। या इसको मैं एक बार लिख देता हूँ, कई लोगों को अगर कम क्लियर नहीं होगा तो उन्हें समझ में आ जाएगी बात। 0 माइनस h बन गया साइन माइनस 1/h, और साइन माइनस थीटा होता है बच्चों माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस आ गया बाहर, माइनस h स्क्वायर साइन 1/h। अब इसके बाद जिन्होंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है उन्होंने क्या किया ये मुझे बताओ कि भाई 1/h है, h को अगर मैं 0 रख देता हूं तो साइन 1/h ये तो नॉट डिफाइंड हो गया, तो सबने कर दिया होगा 0 इंटू नॉट डिफाइंड, आंसर इज 0, क्योंकि पीछे कंटिन्यूअस आ रहा है। ये किया या कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा? समर्थ आप एक्सप्लेन करो क्या किया इसके बाद। 7/h से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। हाँ, 1/h से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये स्टेप जो है इसके अंदर गलत है। ठीक है, ऐसा क्यों? अगर हम बात करें बेटा तो उसके अंदर होता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। आप ध्यान दो, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं है। अगर यहां पर h अप्रोचेस टू 0 है तो जो 1/h होगा ना ये अप्रोचेस टू इंफिनिटी होगा। ठीक है, ये गड़बड़ हो जाती, तो आप ये कभी एप्लीकेशन इसमें नहीं लगा सकते। और ध्यान रखना है कि इस आइडेंटिटी में वेरिएबल कभी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करना होगा इस क्वेश्चन में उस पर ध्यान दो। यहां फिर h की इंपॉर्टेंस है। क्या h 0 है? नहीं, h क्या है? अप्रोचेस टू 0 है, यानी h कोई भी वैल्यू है 0.00001, h कुछ ऐसा है। अगर आप इस h की वैल्यू को यहां रखें तो 1 डिवाइडेड बाय दिस स्मॉल वैल्यू, तो ऊपर कितना आ गया? साइन 10 लाख, साइन 1 करोड़, इस तरीके से साइन की वैल्यू आ गई। साइन का एंगल ये बता रहा है, लेकिन साइन का कोई भी एंगल हो, साइन की रेंज क्या होती है? बिकॉज sin फंक्शन लाइज बिटवीन क्लोज इंटरवल -1 to 1। क्या इससे बाहर साइन जाता है? ये 11th में पढ़ा हुआ है, रेंज ऑफ द साइन फंक्शन। ध्यान रखो, साइन और कॉस की रेंज होती है क्लोज इंटरवल -1 to 1। समझ गए? तो आप जो मर्जी h क्लोजेस्ट टू 0 यहां पुट करो, इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही रहेगी, कुछ नहीं चेंज होने वाला। अब आप एक्सप्लेनेशन देखिए, देयरफॉर -0 स्क्वायर इंटू अ रियल नंबर, कोई भी एक रियल नंबर इसका आंसर है। साइन 1/h व्हेन h अप्रोचेस टू 0 इज एनी रियल नंबर बिटवीन -1 and 1, और जहां h स्क्वायर है वहां 0 रख दिया, 0 का स्क्वायर 0 हुआ, और 0 इंटू एनी रियल नंबर, आंसर इज 0। ये आपका इसका LHL आया। इस पे मैं थोड़ी डिस्कशन करना चाहूंगा, किसी को अगर दिक्कत आई हो तो। ये खास बात है इस क्वेश्चन के अंदर, जो कि मुझे लगता समझ है नहीं आया। सबने गलत किया होगा, है ना? फिर समझने की कोशिश करो। सर फिर भी 0 ही आ गया। नहीं, फिर भी 0 आ गया, लेकिन वो तो स्टेप कट कर देगा ना। आपने तो गलत लगा दी ना, वो बात ही गलत लगा दी। यस सर। उत्तर निकालना और सही से करना अलग बात है ना, दो बातें। अब मान लो पीछे गलती से लिख दे डिसकंटिन्यूअस, तो क्या करोगे? तो आप कोशिश करोगे कि डिसकंटिन्यूअस प्रूफ कर देते हैं फिर इसे, ऐसे नहीं, वो तो गलत है। ठीक है, रुको मैं फिर डिस्कस करता हूं। सबसे पहली बात बेटा यहां पर है कि जब आप ये बात कर रहे हो ना, यहां दो चीजें हो जाती हैं। जो लिमिट है, जैसे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h स्क्वायर साइन 1/h, तो एलजेब्रा ऑफ लिमिट के अकॉर्डिंग आप दोनों में अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हो। मतलब आपने ऐसे किया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस h स्क्वायर इसके लिए, इनटू, क्योंकि ये दोनों मिलकर के कुछ नहीं बना रहे हैं, तो इसलिए आप लिमिट अलग अलग अप्लाई कर सकते हो। h अप्रोचेस टू 0 साइन 1/h। अब आपने इसकी वैल्यू तो बता दी भाई, h में कितना भी बदल लो 0 के ही करीब रहने वाला है, आप रख लो चाहे।
0.001 मल्टीप्लाई करके देखो, उतने ज्यादा जीरो बढ़ जाएंगे, डबल हो जाएंगे ना। तो यानी ये तो जीरो के नियरेस्ट रहने वाला है, तो आपने इसलिए इसका आंसर रख दिया h की जगह 0 डाल दिया। लेकिन अगर आप यहां पर बात करो कि भाई इस पूरे का क्या आंसर होगा, तो आप कहेंगे आप रख रहे हैं h अप्रोचेस टू 0, मतलब आप सपोज h की वैल्यू रख रहे हो 0.1, तो ये बन रहा है आपका sin 10। sin 10 कुछ वैल्यू तो देगा ना, नॉट डिफाइंड थोड़ी देगा। साइन तो हर एंगल के लिए डिफाइंड होता है, उसकी जो डोमेन होती है साइन की वो ऑल रियल नंबर होती है, उसमें से 10 एक रियल नंबर है, साइन 10 कोई ना कोई वैल्यू देगा। फिर 0.01 तो ये बना साइन 100, ये भी कोई वैल्यू देगा। लेकिन जो भी h हो, साइन की वैल्यू -1 से 1 बाहर नहीं जा सकती। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम -1 होती है, ये याद रखना है, ये होती है रेंज ऑफ साइन। ठीक है, तो अब ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो आपने इसका आंसर लिखा एनी रियल नंबर। तो 0 इंटू एनी रियल नंबर जो कि -1 से 1 के बीच में है, जब मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या देंगे, 0। अब बताओ बच्चों, अभी कुछ दिमाग में आया? वो याद करना है, ये ध्यान सर रखना। 1/h कहाँ रह गया? वही तो खत्म हुआ है, जो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन बाई 1/h की जो पूरी वैल्यू है, वो कोई भी रियल नंबर है जो कि -1 से 1 के बीच में है। एक चीज मैं फिर लिख देता हूं, रुको। यहां मतलब ये है कि अगर आप इस पूरे लिमिट की बात करेंगे ना, ये पूरा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन 1/h, ये क्या प्रेजेंट कर रहा है? ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू है, बट लेस देन इक्वल टू 1 है। अब समझे? ये प्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये -1 से 1 के बीच का कोई भी एक ये रियल नंबर है, ये हटता नहीं है। उसका आपने लिखा कि इसके आउटपुट्स बनेंगे क्या, तो इसके आउटपुट्स बनेंगे एनी रियल नंबर बिटवीन -1 एंड 1। ये पूरा मिल करके वो बात बता रहा है कि ये हो सकता है। लेकिन सर हमने 0 को स्क्वायर क्यों करा है? ये तो ये था ना, h स्क्वायर था, उसकी जगह 0 डाल दिया, 0 स्क्वायर। ओके सर। देखो मैंने क्या कहा, ये अलग कैलकुलेट अब होगा जब दोनों मिल करके कुछ नहीं बना रहे हैं, और ये अलग कैलकुलेट होगा। तो इसकी वैल्यू तो 0 हो गई पहले वाले की, दूसरे वाले की वैल्यू -1 से 1 के बीच का कोई रियल नंबर है, तो 0 इंटू एनी रियल नंबर, आंसर इज 0। ठीक है, अभी बताओ कितने लोग समझे? क्योंकि ऐसे सुपर क्वेश्चन जरूर आने चाहिए सबको, यही डिफरेंस पैदा करते हैं कि किसी ने ढंग से पढ़ा और किसी ने नहीं पढ़ा है। ठीक है, इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए कभी भी। ठीक, अच्छा चलो, किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, हैंड रेज करो और पूछो, कोई बात ना समझ में आई हो तो। ठीक है, अब मैं आता हूं बच्चों RHL पर इसके। अब ये सारी एक्सप्लेनेशन नहीं, वो सब रफ वर्क है, पेपर में नहीं लिखना। ठीक है, अब आते हैं RHL पर। अब RHL तो समझ जाओगे तुरंत, अगर LHL क्लियर हो गई ये बात तो। लिमिट x approaches to 0 positive fx, this implies limit x approaches to 0 positive fx हो गया x square sin 1/x, this implies limit h approaches to 0, ये बन गया 0 plus h whole square sin 1/0 plus h। 0 plus h तो h हो गया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये हो गया h स्क्वायर साइन 1/h। सेम कंडीशन, बिकॉज sin फंक्शन lies between close interval -1 to 1, therefore 0 square into any real number या real number, answer is 0। LHL आ गया, RHL आ गया। नाउ व्हाट अबाउट FA यानी F0, तो F0 तो क्वेश्चन में डायरेक्टली ही 0 गिवन, ध्यान दो, एट x इज इक्वल टू 0 इट इज 0। ठीक है, तो ये आंसर अपने पास आ गया 0। तो बिकॉज LHL
यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव is equal to limit x approaches to 0 positive is equal to f0. Therefore, fx is continuous at x is equal to 0. fx जो है 0 पर कंटिन्यूअस सर जो साइन फंक्शन का है वो कॉस फंक्शन में भी लगता है हाँ -1 to 1 कॉस फंक्शन की भी यही रेंज होती है, बाकी tan cot sec cos sec सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। साइन और कॉस की रेंज सेम होती है। तो केस 1 और केस 2 से आपने क्या देखा? केस 1 कहता है इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल एक्सेप्ट 0, केस 2 कहता है इट इज कंटिन्यूअस एट 0। तो इसका मतलब जो गिवन फंक्शन है वो अपनी पूरी डोमेन में कंटिन्यूअस है, हेंस fx इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, देयर इज नो एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो फ्रॉम केस 1 एंड 2 fx is a continuous function, fx एक continuous function है। दिख रहा है पूरा या बहुत छोटे हुए? चल जाएगा काम मुझे लगता है। ठीक है, अब जितने भी अप्लाइड मैथ्स के नहीं हो वो हैंड रेस करके बता दो कि सारा समझ में आ गया कि नहीं। ठीक है, बढ़े फिर आगे। अच्छा, अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों ने कर लिया होगा और एक बच्चे ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 26। मुझे लगता है 30th क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ या डाउट में है तुम लोगों का? 30th डाउट है सर मेरा डाउट था 30th तो सबके लिए है, चाहे वो अप्लाइड मैथमेटिक्स हो या स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स हो। सर 25 और सर 26 जी केस 2 में डाउट है मुझे। अच्छा 25, ठीक है बेटा, 25th कर रहा हूँ अभी। ट्वेंटी-फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय। fx आपको डिफाइंड है sin x minus cos x if x is not equal to 0 and -1 if x is equal to 0। ठीक है, इसकी भी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो नॉट इक्वल टू 0 लेफ्ट राइट में आपके पास क्या है, सेम फंक्शन ही है 0 के। तो केस 1 यहां ले लेते हैं। let c belongs to all real and c is not equal to 0। ठीक है, एक्सेप्ट 0 ले लेते हैं। डेफिनेशन 1 लिमिट x अप्रोचेस टू c fx। अब यहां ऐसा कुछ नहीं है बेटे, sin x है और cos x है। तो वो सीधा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस ही आ जाएगा ना। हाँ, ये देखो इसमें एक ये डेफिनेशन भी इस्तेमाल कर सकते हो, बिकॉज sin x and cos x are continuous for all real, therefore sin x and cos x continuous for all real except 0। this implies sin x minus cos x are also continuous function। ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 वाले पर, और इक्वल टू 0 वाले पर वो बता रहा हूं भी कैसे करना है। बाकी मैं फिलहाल अलजेब्रा से ही कर रहा हूं। लिमिट x अप्रोचेस टू c, कई स्कूलों में ऐसे लिखवा रहे हैं तो वो भी कर सकते हो आप, sin x माइनस cos x। अब आप c को इसमें डायरेक्ट पुट कर सकते हो, c इज एनी रियल नंबर, क्योंकि किसी भी रियल नंबर पर साइन और कॉस नॉट डिफाइंड नहीं होते। तो ये सीधे अपने पास आ गया sin c माइनस कॉस। सर हाँ जी, सर माइनस नहीं होगा, साइन माइनस में चले जाता है, लेफ्ट में होता है। LHL RHL यस सर, वो माइनस होती है ना वैल्यू लेफ्ट में, तो साइन माइनस में जाएगा।
इसमें जो बात क्वेश्चन की है कि भाई जीरो के लेफ्ट और जीरो के राइट में LHL RHL जो है ना वो जीरो पे चेक नहीं हो रहा। अभी हमने जो वैल्यू ली है बेटा वो C को लिया है, जो कि अगर आप C लेफ्ट ऑफ जीरो लेते हो तो दोनों ही वही नेचर फॉलो करेंगे। 1/x जैसा नहीं है कि एक ही फंक्शन दो जगह बदल रहा है, ठीक है ना। तो मान लो आप सपोज रखते हो -10 रखते हो C की वैल्यू, तो साइन -10 माइनस कॉस -10 जो भी वैल्यू देगा f -10 भी वही वैल्यू देगा। कुछ बदला नो सर। है ना। तो ये इस तरीके से करना है। वहां पे क्या था कि वो वैल्यू बदलेगा x² sin 1/x, तो 1/x जो है वो जीरो के लिए डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। और लेकिन जब C वाले पे किया था, देखो डायरेक्ट पुट किया था C पे, वहां फिर हमने नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लिया था। अगर ध्यान दो तो जब केस 1 मैंने लिया था तो मैंने कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लिया, ये देखो। वहां तो अगर C नेगेटिव रख रहे हो तो दोनों जगह रखा जाएगा, पॉजिटिव रख रहे हो तो दोनों जगह रखा जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए, यस सर। लेकिन जब अभी जीरो पर चेक करेंगे तो यहां देखते हैं LHL RHL लगाएं कि नहीं, ठीक है, समझाता हूं। तो अब हम आ गए भाई साइन C माइनस कॉस C, वैसे 1/x के जब आएगा तभी वो यूज करना है ना LHL और RHL। वो यूज करिए, ज्यादा ठीक रहेगा। तभी यूज करना ही है क्योंकि जीरो उसकी डोमेन का पार्ट नहीं है, मतलब आप जीरो पे नहीं चेक कर सकते, जीरो के लेफ्ट या राइट पे ही चेक कर सकते हो, ठीक है। फिर FC की बात करूं तो FC कितना हो गया, साइन C माइनस कॉस C, because limit x approaches to C fx is equal to FC, therefore fx is continuous for all real except 0, ठीक है। अब आते हैं केस 2 पर। केस 2 अब आपको 0 पर चेक करना है। लेट C इज इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान दो तो 0 के लेफ्ट और 0 के राइट पे फंक्शन सेम रहने वाला है। 1/x वाली समस्या नहीं कि 0 इसकी डोमेन में नहीं आता। अगर आप sin x माइनस कॉस x, ये तो फंक्शन डिफाइन कर रहा है ना, ओनली sin x माइनस कॉस x की बात करो तो 0 इसकी पूरे फंक्शन की डोमेन में आता है या नहीं, ठीक है। तो अब हमें चेक करना है लिमिट x अप्रोचेस टू 0। तो आपने ले लिया sin x माइनस कॉस x, 0 आप लिख सकते हो क्योंकि नॉट डिफाइंड नहीं देगा। कितना आया, साइन 0 माइनस कॉस 0, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 -1, आंसर आ गया -1। लेकिन आपका f0 कितना है, आपका f0 भी -1 ही, f0 भी -1 हो गया, बिकॉज लिमिट x approaches to 0 fx is equal to f0, therefore fx is continuous। सर जब एट x मतलब C इज इक्वल टू 0 होगा तो हम x इज इक्वल x मतलब कि हम C नहीं ले सकते, नहीं, तब C x बिलोंग्स टू। तो फिर यह तो बाद में रखना पड़ेगा क्योंकि आपके पास C की डेफिनेट वैल्यू है कि भाई 0, तो 0 पर ही चेक करिए। ग्रेटर देन 0 नहीं है कि कोई वैल्यू नहीं है, डेफिनेट वैल्यू नहीं है C की, तो इसलिए हम C में काम करते हैं, ठीक है। यहाँ तो डेफिनेट वैल्यू हो गई ना, C इक्वल टू 0, तो 0 पर करो। ओके सर। हाँ सर LHL RHL जब भी लगाना है जब वो डोमेन में नहीं आता। हाँ, तो ऐसे केस में लगाओ जैसे नॉट इक्वल टू 0 बट वो डोमेन में नहीं है, फंक्शन के डोमेन में नहीं है, उसके बाद तब ऐसा करो, ठीक है। ज्यादातर तो रैशनल डोमेन याद करनी पड़ेगी। आपको याद रखनी पड़ेगी भाई ज्यादातर के। और वो ये याद करने वाली बात नहीं, अगर आप ग्राफ में एक्सपर्ट हो तो आपको पता ही है इसका ग्राफ कैसे बना है। 1/x का लेफ्ट में अलग है, राइट में अलग है, तो उसके लिए आपको LHL RHL लगाना पड़ेगा। अगर कंफ्यूजन है तो यहाँ पर भी LHL RHL लगा सकते हैं, बस स्टेप बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं लगा सकते, ठीक है, समझ गए। ओके सर। तो फ्रॉम केस 1 and 2 fx is continuous function। देख लो ध्यान से, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 25। ऑब्जर्व करो,
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 कह रहे हो आप लोग डाउट में हैं, और फिर 30 है, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूटी हो जाएगी खत्म। क्लियर? बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 26 पर आओ। ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन कह रहा है एफ एक्स इज डिफाइंड एज k cos x upon pi minus 2x if x is not equal to pi by 2, and 3 if x is equal to pi by 2 at x is equal to pi by 2। ठीक है, थोड़ा बहुत तुम लोग भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी लो, ठीक, पढ़ते रहो, ज्यादा ठीक रहेगा। कोई भरोसा नहीं है गवर्नमेंट का, क्या करेगी अगले साल। तो ध्यान रखना कहीं एक ही पेपर बना दे, सबको भाई एक ही पेपर देना है। सर इस साल तो रिड्यूस नहीं हुआ ना। क्या चीज? इस साल तो हो गया ना, नहीं, इस साल तो कुछ नहीं रिड्यूस हुआ। लेकिन अगले साल ऐसा मत सोचो, अगले साल भी कैंसिल होंगे। अब तो तैयारी कर लेंगे। सर रिड्यूस होगा कि नहीं? रिड्यूस के तो चांस हो सकते हैं, होने चाहिए वैसे तो। सर सीबीएसई की साइट पे लिखा हुआ है नो रिडक्शन। अभी तो लिखा है ना नो रिडक्शन। सीबीएसई वाले जागेंगे ना जब 6 महीने रह जाएंगे, जैसे अभी जागे हैं साल भर परेशान कर करके, ठीक है। जितने एक्सपर्ट लोग थे ना उन्होंने सीबीएसई को पहले ही कहा था कि इसको आप जो है 0 ईयर कर दो, ठीक है। बच्चे पढ़े चाहे ना पढ़े वो उनकी सरदर्दी, इसको 0 ईयर कर दो। लेकिन अगर ये 0 ईयर करते तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती ना, फिर तो कॉलेजों के लिए होल्ड लग जाती जबरदस्त। फिर नहीं, उसमें ये समस्या हो जाती है, अगर 0 ईयर कर देते तो फाइनेंशियली बहुत परेशानी हो जाती, जो जैसे स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस, ये सब चीज, अरे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रेवेन्यू है ना ये सारा, और कितने लोग फिर इन सब टीचर को कहाँ से सैलरी देते वो, ये तो बहुत बड़ी समस्या। अगले साल कॉलेज के लिए कंपटीशन में तो बढ़ जाता। कॉलेज के लिए कंपटीशन क्या, वो फिर पढ़ते ना, वो साल तो एक साल उनका कम कर दिया जाता, फिर पढ़ते और फिर पूरा प्रॉपर पेपर वगैरह देते जैसे होता है पेपर। एक साल उनका 0 कर दिया जाता, मतलब जब वो कभी जाते तो ये पता चलता कि एक साल का क्यों गैप आया, तो बताते कि एक साल का गैप इसलिए था, कोरोना की वजह से सारा बंद था, तो ये 0 ईयर करने के लिए कहा गया था। लेकिन ऐसा इन्होंने किया नहीं। अगर 0 ईयर करते तो बस यही परेशानी थी कि फाइनेंशियल थी, लेकिन अब बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं कि कैसे नंबर अलॉट करेंगे, ठीक है, फिर वो नंबर मिलने के बाद कॉलेजेस के एडमिशन कैसे होंगे, अब ज्यादा समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो इसलिए आराम से पढ़ते रहो, और जो जो पढ़ा रहा हूँ सब करो, कोई जरूरी नहीं है कल को। वैसे मेरे ख्याल से ना सिलेबस कम हो सकता है। जो अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं वो बहुत कम है, क्योंकि स्कूल वाले उनको दे ही नहीं रहे अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है। एक ही 2 स्कूल है जो कह रहे हैं कि हाँ कर सकते हो आप अप्लाइड मैथमेटिक्स, तो बहुत मिनिमम है, तब पता नहीं वो क्या करें, ठीक है। और कहीं इस चक्कर में भी मत रहना कि भाई जो मेन सब्जेक्ट होते हैं उन्हीं के एग्जाम होंगे, क्या पता हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स बच जाए क्योंकि हम कम लोग हैं, है ना। तो ये सारी अटकलें कोई मत लगाना, इसलिए पढ़ते रहो, ये सब भी समझते रहो, काम आती है, ऐसी बात नहीं है, कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री भी आई जाती है, लेकिन एक आधा कोई क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है ये कंटिन्यूअस है एट π/2, तो आप बताओ k की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। अब क्योंकि π/2 आप देख रहे हो कि π/2 के लेफ्ट में भी सेम फंक्शन है और π/2 के राइट में भी सेम फंक्शन है, तो यहां हम डेफिनेशन 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज f(x) is continuous at x is equal to π/2, therefore limit x approaches to π/2 f(x) is equal to f π/2. This implies limit x approaches to π/2 f(x) आपका हो गया बेटे k cos x upon pi minus 2x is equal to f π/2 is 3,
ठीक है। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आपने देखे थे उसमें क्या लिखा था, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x अपॉन x इज 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x इज 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1। लिमिट पे ध्यान दो, लिमिट क्या है, वेरिएबल अप्रोचेस टू 0। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए और जो ये लिमिट है ये अप्रोचेस टू 0 ना हो तो हमेशा आपको RHL लगाना है। ठीक है, इसको इवेल्युएट करने का ये मेथड है कि आपको यहाँ RHL अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे RHL। दिस इंप्लाइज लिमिट h अप्रोचेस टू 0 k cos a प्लस h यानी पाई बाई 2 प्लस h। ये 11th में कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस h इज इक्वल टू 3। ठीक है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 k cos 90 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है, अब ये सब याद है कुछ की नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में cos होता है नेगेटिव, मल्टीपल ऑफ 90 है ऑड, तो cos चेंज टू साइन, साइन h, और डिनोमिनेटर में आ गया पाई माइनस पाई माइनस 2h इज इक्वल टू 3। अगर h अप्रोचेस टू 0 है तो h और h से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं बस वही लिमिट फॉलो करेंगे और बाकी सब लिमिट के बाहर हो जाएंगे क्योंकि सब कांस्टेंट बन जाएंगे। तो न्यूमरेटर में तो k कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर में -2 कांस्टेंट है, तो बाहर आप ले सकते हो -k/2 लिमिट h अप्रोचेस टू 0 sin h अपॉन h इज इक्वल टू 3। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 sin h अपॉन h, h की जगह x रख करके देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू व्हाट, 1। ठीक है, यहाँ -2 आएगा, सॉरी, माइनस और माइनस कैंसिल आउट, ये आ गया k/2 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू 6। चेक करो बच्चों। सर एक बार ये k cos π/2 वाला स्टेप दोबारा बता दो। ठीक है, देखो मैंने ये कहा कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है और वेरिएबल अप्रोचेस टू 0 नहीं है तो हमेशा वहां पर आपको RHL लगाना है। क्या लगाना है, RHL। तो जो लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 है ये आपका c हो गया या a हो गया, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 a प्लस h होता है यानी π/2 प्लस h, तो जहां जहां x है वहां रिप्लेस कर दो π/2 प्लस h। फिर cos 90 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव, और मल्टीपल यानी 90 का मल्टीपल π/2 के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 है। अगर ऑड नंबर मल्टीपल होता है तो साइन cos में चेंज हो जाता है और cos साइन में, tan cot में, cot tan में, sec cosec में और cosec sec में। मतलब अगर ऑड मल्टीपल है, सर ऑड मल्टीपल होते हैं। हाँ, तो टी रेशियोज चेंज, और इवन मल्टीपल है तो टी रेशियो नॉट चेंज। 10th में पढ़ा था, याद है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यस सर। वही कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, तो ये आपका बन गया माइनस साइन h, और नीचे भी सॉल्व किया तो 2h, k/2 बाहर और साइन h/h आपका 1 हो गया। उसके बाद सिंपलीफाई। कितने लोग समझ गए, हैंड रेज करो। सर जी मैं 2 मिनट फोन चेंज कर रहा हूँ तो आप एक बार इनवाइट कर दो। कर लिए बेटे। सर वो एक बारी माइनस साइन है, चलो बता दो। माइनस साइन h, ठीक है। ये क्वाड्रेंट रूल कुछ याद है, प्रथम पढ़ा है क्वाड्रेंट रूल की नहीं? हाँ जी सर। जब π/2 प्लस थीटा होता है तो हम इस क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड में। सेकंड यस सर। sin एंड cosec आर पॉजिटिव, अदर t रेशियोज आर नेगेटिव। तो अपने पास cos कहाँ है, सेकंड में, वो sin cosec तो नहीं है, तो इसलिए आने वाली वैल्यू किसकी हो गई, माइनस की हो गई। अब क्या t रेशियो बदलेगा, इसको देखना होता है। तो आपको देखना चाहिए कि 90 का मल्टीपल अगर कोई इवन नंबर है तो t रेशियो सेम रहते हैं, और अगर ऑड नंबर है तो t रेशियो चेंज हो जाते हैं।
तो अगर देखा पाई बाई 2 के साथ क्या है 1 है, ऑड मल्टीपल है तो कॉस चेंज टू साइन। अब समझ गए? कुछ क्लियर हुआ? पाई बाय 2 के साथ 1। हाँ देखो जैसे आप लिख रहे हो 90 डिग्री प्लस एच, तो अब मुझे बताओ 90 के साथ कौन सा नंबर है? 1 है ना। यस अगर मान लो लिख दिया जाए 180 डिग्री प्लस है तो इसका मतलब 2 इंटू 90 है। अब देखो तो 90 का ये मैं कहना चाहता हूँ जो मल्टीपल है वो इवन है, तो कॉस का कॉस ही रहता। मतलब अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए पाई ऐसे, अब देखो अब वही कहते हो आप 90 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इवन नंबर, तो टी रेशो सेम। समझ गए? यस कुछ आया समझ में? ठीक है, तो बढ़ूं फिर आगे। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट हो तो अनम्यूट करो और पूछो। अब आता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। यही है ना अगला डाउट? कोई और तो Yes. नहीं? क्वेश्चन नंबर 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। थर्टियथ क्वेश्चन कह रहे थे फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx is defined as 5 if x is less than equal to 2 and ax plus b if x is greater than 2 but less than 10, or 21 if x is greater than equal to 10। ये आपको दिया गया, ठीक है, x is greater than equal to 10। अब पहले हम इसकी डोमेन को समझ लेते हैं। अगर फंक्शन के डोमेन की आप बात करो तो 2 के लेफ्ट में सारे रियल के लिए फंक्शन है, 2 के राइट में सारे रियल के लिए फंक्शन है अप टू 10, और 10 के राइट में। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि इसकी डोमेन है ऑल रियल नंबर। नहीं, क्लोज इंटरवल 2 to 10 नहीं बेटे, लेस देन 2 भी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 नहीं है, ठीक है ना। तो यहां ब्रेकिंग पॉइंट है आपके पास 2 और 10। तो ये कह रहा है 2 के लेफ्ट में फंक्शन है, ध्यान देना 5, ये सब 5 है। 2 से 10 के बीच में ये देखो 2 से 10 के बीच में है ax प्लस बी, और 10 के राइट में है 21। अब बताओ डोमेन क्या है? जागृत, समझ में आ गया? तो क्लोज इंटरवल वाली बात यस ऑलरेडी है ना। अगर वो ये कहता x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x लेस देन इक्वल टू 10, तब ये क्लोज हो जाती बात। कह रहा है ये पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब ये पूरी डोमेन में कंटिन्यूअस है। अगर ये पूरी डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है तो ये 2 पर भी कॉन्टिन्यूअस होगा और 10 पर भी कॉन्टिन्यूअस होगा। ये बात कौन कौन समझ गया? fx is a continuous function in its domain। डोमेन है इसकी ऑल रियल नंबर। बीच में ब्रेकिंग नंबर्स दे रखे जो फंक्शन के नेचर को ब्रेक कर रहे हैं वो है 2 और 10, और वो इंक्लूडेड है, और फंक्शन है कंटिन्यूअस। तो क्या 2 और 10 पर कंटिन्यूअस नहीं होगा? काफी लोगों को नहीं समझ में आया लगता है। आदित्य, दीपांशु, हर्षित, सदफ, साहिल, कोई दिक्कत है तो बताओ। सर आ गया। क्लियर है? ठीक है, तो आपको ये पॉइंट ढूंढने होते हैं। जब ये कह रहा है ये कंटिन्यूअस और वैल्यू निकालो, तो कभी पूरी चेकिंग नहीं करनी है आपको। आपको ये देखना है कि किससे हमारा काम हो जाएगा, हम उसको लेंगे। तो हमें 2 और 10 लेना है। तो रीजनिंग देखिए, बिकॉज fx is a continuous function, therefore fx is continuous at
x is equal to 2 and x is equal to 10. अब आपको दो एक्सप्रेशंस बनानी है at 2 and 10. पहला at x is equal to 2. अब आप जरा 2 पर ध्यान दो, तो 2 के लेफ्ट में 5 है और 2 के राइट में ax प्लस b है, तो डेफिनेशन कौन सी लगने वाली है? डेफिनेशन नंबर 2. तो हम कहेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव fx, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू f2. अब हमें कौन सी दो सिचुएशंस लेनी है? अगर आप ध्यान दो तो LHL और FA सेम है, एट 2 भी 5 है और लेफ्ट ऑफ 2 भी 5 है, तो LHL FA लेने का कोई फायदा नहीं है, तो हम क्या करेंगे? RHL और FA ले लेंगे. दिस इंप्लाइज लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू f2. दिस इंप्लाइज लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, तो 2 के राइट में फंक्शन है ax प्लस b और f2 पर कितना है? 5 है. अब इसे आप इवेल्युएट कर लो. दिस इंप्लाइज लिमिट h अप्रोचेस टू 0 a इंटू 2 प्लस h प्लस b इज इक्वल टू 5. h की जगह डाल दो 0, तो ये बन गया 2a प्लस b इज इक्वल टू 5. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. करेक्ट? ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन आ गई. नेक्स्ट, एट x इज इक्वल टू 10. अब 10 पे देखो, अगर आप देखो तो 10 के लेफ्ट में ax प्लस b और 10 के राइट में 21, तो कौन सी डेफिनेशन? डेफिनेशन नंबर 2. तो लिमिट x अप्रोचेस टू 10 नेगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 10 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू f10. अब देखना पड़ेगा भाई कौन सी सिचुएशन ले. तो अगर आप देखो तो RHL और FA तो 21 है, यानी एट x इज इक्वल टू 10 भी 21 है और ग्रेटर देन 10 भी 21 है. 10 के राइट में भी, तो RHL FA लेने का कोई फायदा नहीं है, हमें LHL FA लेना पड़ेगा इस केस में. ठीक है ना? 10 के लेफ्ट और इज इक्वल टू 10. दिस इंप्लाइज लिमिट x अप्रोचेस टू 10 नेगेटिव fx इज इक्वल टू f10. तो 10 के लेफ्ट में आ गया आपके पास ax प्लस b और f10 आपके पास हो गया 21. लिमिट h अप्रोचेस टू 0, सॉरी बेटा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, a हो गया 10 माइनस h प्लस b इज इक्वल टू 21. h की जगह 0 डाल दिया. दिस इंप्लाइज 10a प्लस b इज इक्वल टू 21. दिस इज रिलेशन नंबर 2. फर्स्ट और सेकंड रिलेशन अपने पास आ गया. देखो ध्यान से, पहले इतने पर देख लो क्या किया है क्वेश्चन में. बिकॉज fx इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस एट 2 and 10. तो एट 2 यूज करके एक इक्वेशन बना दी, फिर एट 10 यूज करके दूसरी इक्वेशन बना दी a और b की फॉर्म में. अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर दें तो a और b हमें मिल जाएगा. ठीक है, 10 सेकंड दे रहा हूं, ध्यान से देख लो पूरा प्रोसेस. ठीक है, अब बढ़ता हूं आगे. सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2. बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 and 2. तो फर्स्ट इक्वेशन तो अपने पास है जी 2a प्लस बी 5, 2a प्लस बी 5, और सेकंड है 10a प्लस बी 21. माइनस माइनस माइनस, b और b कैंसिल आउट, और इधर आपके पास आ गया माइनस 8a माइनस 16. दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 2. पुट a इन इक्वेशन 2, तो 10 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 21.
b आ गया 21 माइनस 20, b इज इक्वल टू 1। तो a2 और b, ठीक है। ठीक है चेतन, अब बताओ कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? तो मुश्किल नहीं था। नो सर। हैंड रेस करो, फिर बढ़े आगे। हर्षित, सदफ, साहिल, क्लियर या डाउट? सर क्लियर है। ठीक है, हर्षित डन। तो कॉन्टिन्यूटी खत्म हो चुकी है। अभी हमें वो क्वेश्चन करने जो बोर्ड में आ चुके हैं, तो असाइनमेंट शेयर करूंगा, फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सर इसके आगे कैसे कर, क्या चीज बेटा? इसके आगे क्वेश्चंस जिसको नॉर्मल लिखना है बस इसमें? नहीं नहीं, 31 से लेकर के 34 तक मैंने मना किया है, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन के क्वेश्चन अभी है नहीं सिलेबस में, ठीक है। क्योंकि कंपोजिट फंक्शन अभी तो फिलहाल ये वाले क्वेश्चन डाले नहीं है, अभी देखते हैं, कट जाएंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो करा देंगे, ठीक है। बाकी इसमें वैसे डेफिनेशन ही लिखनी होती है। सर कौन से क्वेश्चन मेरा को कौन आ गया था, एक बार रिपीट कर दो। 31 से 34। ओके। हाँ, अभी से मत ट्राई करो, और थोड़ा ज्यादा और अच्छा समझने के लिए मुझे फर्स्ट चैप्टर का कंपोजिट फंक्शन पढ़ाना होगा ना, ठीक है, तब और अच्छा क्लियर। लेकिन क्योंकि ये अप्लाइड मैथ्स वालों के लिए बिल्कुल काम का नहीं है, तो हम लोग इसको सेपरेट पढ़ लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पर आ रहा हूँ, अभी इतना आप लोग तैयार रखो, ये क्वेश्चन ये भी आते नहीं वैसे 31 से 34 तक, कभी आया नहीं पेपर में। अब आ रहा हूँ बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है अपना डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। अब यहां से इस तरह के कंसेप्ट जो है बहुत ज्यादा एनालिटिकल, अब बात खत्म हो जाएगी, एल्जेब्रिक ज्यादा चलेगी, ठीक है। तो हो सकेगा तो अभी इसमें मुझे लगता है कि मुझे अप्लाइड मैथमेटिक्स को और इस क्या कहते हैं स्टैंडर्ड मैथ्स को सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन ज्यादा होंगे, और तुम लोगों को जो प्रैक्टिस करनी होगी वो विदाउट ट्रिग्नोमेट्री करनी होगी। तो ये हम डिसीजन लेंगे अगली क्लास में, ठीक है। नहीं तो फिर इसको चेंज करूंगा, 7 to 8 क्लास होगी स्टैंडर्ड की, और 8 to 9 हो जाएगी अप्लाइड की। हो जाएगी ना? अप्लाइड वालों की कोई क्लास तो नहीं होती 8 से 9? नहीं सर, 8 से 9 तो नहीं है। तो मुझे लगता है इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो वो कर दूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री रहेगी, ठीक। खैर बेसिक पहले समझ लो, बेसिक में इतनी ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। तो डिफरेंशियबिलिटी क्या है? डिफरेंशियबिलिटी का मतलब है वेरी स्मॉल चेंज। जो एनालिसिस है वो जो बहुत ही स्मॉल चेंज जो कि आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उसको कैलकुलेट करने का जो मेथड है वो है डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। जैसे मान लो ग्रोथ ऑफ हेयर्स, अगर जो बाल हमारे बढ़ते हैं उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई 1 महीने हो गए, अब कटिंग करानी पड़ेगी, तो वो ऐसे थोड़ी देखते कि आज इतने बड़े हो गए, कल इतने बड़े हो गए। तो इस वो जो चेंज है वो काफी टाइम के बाद आपको नजर आता है, और अगर लेकिन वो चेंज कॉन्टिन्यूअस है, वो कभी रुकता नहीं है, कंटिन्यूअस है, उसकी ग्रोथ क्या है? कंटिन्यूअस है। तो ऐसे कंटिन्यूअस चेंजेस को ही इवेल्युएट करने के लिए डिफरेंशियबिलिटी बनी है। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो आप 1 किलोग्राम राइस लेते हो, 1 किलोग्राम राइस लेते हो, और ये कहते हो भाई, बहुत रिक्वेस्ट करते हो उससे, जो शॉप ऑनर है, कि भाई मुझे 1 दाना और आप इसमें डाल दो। तो वो क्या कहेगा? अरे भाई क्यों इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है, ले 1 दाना, खुश रहे, ये क्या है, इतने में तो हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही काम आप ये कह दो एक जो आम की तरह। है ना, सोने की दुकान है, उसमें अगर आप ये कह दो कि मुझे एक काम करो जी, मुझे 1 चावल के दाने के बराबर सोना दे दो, देगा वो? नहीं। नो सर।
वहां अगर आप देखो तो एक बड़ा चेंज है, वही चीज एक बड़ी चेंज है वहां पे। वो कहेगा भैया इसमें से जो हवा गुजरती है उसके मैं पैसे ले लेता हूँ, जो इसमें से हवा जाती है। तो लेकिन अगर ऐसे हो कि मान लो आपने 1 किलोग्राम परचेज किया राइस, ठीक है, आपने कहा कि अंकल जी आप इसमें 1 साल तक 1 दाना हर घंटे इसमें आप डालते रहो, 1 साल तक, जब भी 1 आवर हो जाए तो 1 चावल का दाना निकालो और उसमें डाल दो। तो रोज मान लो दुकान 10 घंटे खुलती है, वो 10 चावल के दाने रोज डालेगा, है ना, 10 चावल के दाने वो रोज डाल रहा है, और 365 दिन 3650 दाने वो चावल के डालेगा। तो क्या जो वेट है वो कुछ एक्स्ट्रा शो करना शुरू करेगा कि नहीं? हो जाएगा करेगा सर। 3650 पे तो शो करेगा ही करेगा, 1 किलो के 1.5 किलो बन सकते हैं, है ना, इतना तो बन जाएगा। शुरुआत में तो उसको ठीक लगेगा, कुछ नहीं है यार क्या चेंज है, करते रहो, इसने यही तो कह दिया, है ना। और फाइनली क्या मिला आपको? 3650 दानों का इंक्रीमेंट मिल गया। तो ये एक लार्ज चेंज है। तो ऐसे जो कंटिन्यूअस चेंज होते हैं जो हमें, ये तो मैंने जो एक दाना डालने वाली बात बता दी, ये तो काफी बड़ा चेंज है। कपड़े सूखते हैं, क्या आप देख पाते हो कि अभी जो है इतने ml वाटर इसमें से उड़ चुका है? आप नहीं कर सकते उसको ऑब्जर्व। तो ऐसे स्मॉल चेंजेस जो होते हैं वो डेरिवेटिव के लिए होते हैं। अच्छा, कभी सुना जैसे कहते हैं कि मुंबई डूब जाएगी 400 साल के बाद, बोलते हैं ना ऐसा, या यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज जो है समुद्र के अंदर चली जाएंगी 1000 साल बाद, 800 साल बाद। तो जिसने कैलकुलेट किया, क्या वो जिंदा रहेगा देखने के लिए? जिसको बता रहा है वो जिंदा रहेंगे? कोई नहीं जिंदा रहेगा, है ना। लेकिन अब कोई कहे कि भाई मैं तो जिंदा नहीं रहने वाला, मैं इसकी कैलकुलेशन पे क्यों जाऊं, है ना, क्या फालतू की कैलकुलेशन करते रहते। अभी क्या हो रहा है, 50 सालों में कुछ हो रहा है तो वो बता नहीं तो रहने दे, तब तो सब साइंटिस्ट खत्म ही हो जाएंगे, है ना। तो वो ऐसी चीज कैलकुलेट करते हैं कि जिसके लिए आप इन फ्यूचर प्रिपेयर हो जाओ। अब जैसे यूरोप में उसका क्या नाम है मुझे याद नहीं आ रहा है, कंट्री है, उसको बता चुके हैं ऐसा कि भाई ये कुछ सालों के बाद जो है पानी के अंदर जाएगी। वेनिस सर। वेनिस भी है, एक और कंट्री भी है, उसका याद मुझे नहीं आ रहा। तो उन लोगों ने क्या किया कि जो कुछ बिजनेसमैन थे उन्होंने अपनी स्टार्टअप डाल ली, धीरे धीरे वो शुरू कर रहे हैं कि पानी पर घर बनाना शुरू कर रहे हैं कि भाई ये नीचे जाएगी तब तक ये लोग फ्लैट खरीद लेंगे, पानी में रहने की आदत पड़ जाएगी, पानी के ऊपर वो फ्लैट बना रहे हैं। मतलब अभी वो उनका प्रोटोटाइप चल रहा है, 1 फ्लैट 2 फ्लैट 10 फ्लैट ऐसे बना रहे हैं, लोग खरीद भी रहे हैं, रहने की आदत डाल रहे हैं कि पानी में कैसे रहेंगे जब ये होगा, जबकि ये काम कई वर्षों के बाद होने वाला है। बट उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी कैलकुलेशन को देखते हुए। अब सोचो उसको कम मुनाफा मिलेगा अगर वो ये सोचने लग जाए कि भाई 200 साल के बाद होगा, वो तो जिंदा नहीं रहने वाला बट वो कंपनी बना के चला जाएगा। तो इस तरह का फ्यूचर देखते हैं। और सभी जितने भी जैसे अमेरिका हो गया या और भी कंट्रीज हैं, तो ये फ्यूचर पे काफी काम करती हैं। तो इसलिए वो चीजें पहले बना लेती हैं, तो जब हमें मिलती हैं तो हम कहते हैं अच्छा ऐसा भी हो सकता है। तो वो फ्यूचर को देख लेते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है। तो अगर और भी कंट्रीज की आप बात करो तो बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो पहले ही ऑनलाइन एजुकेशन कर चुकी हैं। कोरोना वगैरह आने से पहले उनकी मजबूरी नहीं है कि कोरोना आया तब वो ऑनलाइन की तरफ बढ़े हैं, वो पहले ही स्कूलों को शिफ्ट कर चुके हैं कि भाई बच्चे स्कूल आएंगे लेकिन इनका होमवर्क वगैरह सब जो है ऑनलाइन जाएगा, और सब बच्चों को लैपटॉप वगैरह बांट दिए उन्होंने, और पूरे के पूरे देश में फ्री वाईफाई वगैरह कर दिया। छोटी सी छोटी कंट्रियों ने ऐसा कर दिया क्योंकि वो ये जानते हैं कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ेगी और हमारे पास इतना स्पेस नहीं है कि आप ज्यादा से ज्यादा स्कूल बना सकें, या इसलिए काम को शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। तो काम को जो है आधा ऑनलाइन आधा ऑफलाइन करने में शिफ्ट में हमेशा से लगे रहे। बीच में कोरोना आ गया तो उन्हें और फायदा हो गया कि हाँ उन्होंने जो फ्यूचर में सोचा था वो अच्छा रहा, फायदा मिला उन्हें। तो इस तरह की कैलकुलेशन, इस तरह की एनालिसिस हमेशा जो की जाती है वो कैलकुलस के थ्रू ही की जाती है।
और कैलकुलस को न्यूटन ने ही बनाया था। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। वो भी कोरोना टाइम में ही कैलकुलस को न्यूटन ने बनाया था। वो भी कोरोना में खाली बैठा था तो उसने रिसर्च किया और कैलकुलस तैयार कर दिया पूरा। तब भी एक बार ऐसे ही लॉकडाउन लगा था, बहुत पुरानी बात है, यूट्यूब पे ये चीज तुम लोग देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अब डिफरेंशियबिलिटी हम फंक्शन के अकॉर्डिंग समझते हैं कि फंक्शन के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव क्या होता है, फंक्शन पे क्या चेंज दिखाता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, सपोज f(x) इज एनी फंक्शन और वो फंक्शन सपोज अपने पास है 2x + 1। सबसे पहले हम लेते हैं x की वैल्यू, सपोज मैंने ले ली 1। आप वैल्यू फाइंड आउट करो f1। 2 × 1 + 1, 2 + 1, f1 कितना आ गया अपने पास? f1 अपने पास आ गया 3। अब मैं इसमें एक स्मॉल इंक्रीमेंट करता हूं, यानी 1 में मैं ऐड करता हूं 0.001। जब आप ये ऐड करते हो ना, तो आप इसे कहते हो कि ये तो x है, और जो ये वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट करते हो इसे आप कहते हैं डेल्टा x। इसे क्या कहते हैं हम? डेल्टा x। और इसे हम कहते हैं h, जो अभी h आप पढ़ के आए थे कॉन्टिन्यूटी पर। कॉन्टिन्यूटी में h क्या है? वेरी स्मॉल चेंज। ठीक है, तो x और ये क्या हो गया इधर? डेल्टा x। डेल्टा x का मतलब स्मॉल चेंज इन x। अच्छा, अब इसे हम इसमें पुट करते हैं f में। तो आप f में वैल्यू निकाल रहे हो f0.01, f0.01। ठीक है, तो आपने कहा 2 × 1.001 + 1 मल्टीप्लाई किया बेटे 2.002 प्लस, तो ये अपने पास आ गया 3.002। 3.002 पहले जो फंक्शन की वैल्यू आई थी। सर एक बार रिपीट कर दो सर। ओके, तो मैंने अब फंक्शन के अकॉर्डिंग हमें समझना है कि ये डेरिवेटिव क्या होता है, स्मॉल चेंज क्या होता है। f(x) मैंने एक फंक्शन लेट किया 2x + 1। x की वैल्यू बेटा मैंने 1 पुट की तो मुझे आंसर मिला 3। x अगर 1 है तो आपका f(x) कितना है? 3 है। और f(x) का मतलब है ये y को प्रेजेंट कर रहा है। क्या प्रेजेंट करता है? y। पता है ना, ये पहले भी हम बात कर चुके हैं, y = f(x). अगर x 1 तो y आपको 3 मिल रहा है। अब हमने क्या किया, x में बहुत ही स्मॉल चेंज किया। जैसे मैंने कहा कि हमने एक दाना राइस डाला तो वेट पे कुछ खास डिफ्लेक्शन नहीं दिखाने वाला वो, ठीक है, लेकिन चेंज जरूर हुआ है। अगर उसी चेंज को आप कॉन्टिन्यूअस रखो तो आपको चेंज दिखना शुरू हो जाएगा। तो आपने 1 में स्मॉल चेंज किया 0.01, यानी 1 को आपने बढ़ाया, बढ़ा भी सकते हो घटा भी सकते हो। ठीक है, डेल्टा x का मतलब होता है चेंज। चेंज क्या होता है? प्लस भी हो सकता है और चेंज माइनस भी हो सकता है। तो आप जो ये स्मॉल चेंज लेते हो डेल्टा x, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मैं ले रहा हूँ ये बहुत बड़ा चेंज है क्योंकि वो दिख रहा है आपको नंबर 0.001। ठीक है, और डेल्टा x को h से भी डिनोट करते हैं। अब आपने क्या किया, 1.001 पर वैल्यू निकाली तो आपके पास आई 3.002। 1 पर वैल्यू थी 3 और 1.001 पर वैल्यू हुई 3.002। अगर आपने x को इंक्रीज किया तो आपका f(x) भी इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ? वो इंक्रीज हुआ 0.002। तो जो ये इंक्रीज है y में, इसको आप कहते हैं ये है डेल्टा y। जो इंक्रीज हुआ है y में उसको आप कहते हो डेल्टा y, दैट इज चेंज इन y। बात समझ गए? x में चेंज किया 0.01 डेल्टा x, और y में चेंज किया तो बना डेल्टा y 0.002। ध्यान रखना है कि कोई जरूरी नहीं कि x इंक्रीज करने पर y इंक्रीज ही हो, इनवर्स रिलेशन भी होता है। देखो, स्पीड इंक्रीज करो या टाइम इंक्रीज करो तो स्पीड कम हो जाती है, या स्पीड इंक्रीज करो तो टाइम कम हो जाता है, स्पीड डिक्रीज करो तो टाइम बढ़ जाता है। तो ये इनवर्स रिलेशन भी हो सकता है। तो दोनों रिलेशन इसमें काम करते हैं। अभी फंक्शन जो हमने लिया है उसके अकॉर्डिंग ये जो रिलेशनशिप है इसमें ये इंक्रीज पे इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब ये डेल्टा वाई अगर आपको निकालना हो तो ये डेल्टा वाई आपको कैसे मिलेगा? सिर्फ आपको डेल्टा वाई निकालना। अरे इक्वेशन बनी कैसे 2x + 1? ये तो मैंने अपनी तरफ से लिया, लेट अ फंक्शन। ओके सर।
है ना। अब जैसे बेटे डेल्टा वाई को आपको प्रेजेंट करना हो, डेल्टा वाई निकालना हो, तो डेल्टा वाई आप कैसे निकालेंगे? आप यही कहेंगे ना 3.002 माइनस 3, तभी तो डेल्टा वाई निकलेगा। 3.002 माइनस 3, आगे डेल्टा वाई। ठीक है, अब इसे मैं लिखता हूं जनरल फॉर्म में। जो ये 3.002 था ये कैसे मिला था? जब आपने x की जगह x प्लस डेल्टा एक्स रखा। ये देखो, ध्यान देना बच्चों, क्या ये x प्लस डेल्टा एक्स नहीं है? ये रहा। इसको तो आप ये लिख सकते हो ना, इस वाली बात को, कि ये fx प्लस डेल्टा एक्स है, और 3 क्या है? वो fx है। इस तरीके से आप चेंज को निकाल सकते हो। फाइनल माइनस इनिशियल निकाल सकते हैं कि नहीं? Yes. कितने लोग सहमत हो कि मैंने ठीक एक्सप्रेशन बनाई है? हैंड रेस करो। क्या जो मैंने एक्सप्रेशन ये बनाई है, डेल्टा वाई इज एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है? ये एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, ठीक बेटा? यस सर। ठीक है ना। अब डेरिवेटिव की डेफिनेशन के, भाई ये चेंज तो भाई एक एग्जैक्ट चेंज है कि x को कर दिया 0.001, ठीक है, x में चेंज कर दिया 0.001, लेकिन हम तो डेरिवेटिव में बात करते हैं कंटिन्यूअस चेंज की। तो व्हाट इज द डेरिवेटिव? डेरिवेटिव इज रेशियो ऑफ चेंज इन, ध्यान देना बच्चों, डेरिवेटिव इज रेशियो ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है तो x को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो व्हाट इज द डेरिवेटिव? डेरिवेटिव इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट with respect to independent, where independent approaches to zero, the change in independent approaches to zero. ये डेफिनेशन है डेरिवेटिव की। डेरिवेटिव इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट अपॉन independent where independent approaches to zero. अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि डेफिनेट 0.01 ही चेंज होने वाला है, कुछ भी हो सकता है। किसके अप्रोचेज होना चाहिए? मिनिमम नेग्लिजिबल चेंज हो, जिसको कि आप ऑब्जर्व भी ना कर पाओ, तो आप कहते हो जीरो चेंज हो रहा है, बट चेंज हो रहा है, इन फ्यूचर आपको दिखेगा। लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x रिप्रेजेंट डेरिवेटिव। अगर आप इस लिमिट को कैलकुलेट करना चाहो तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स होल अपॉन डेल्टा एक्स, दिस इज द डेरिवेटिव। ये है आपका डेरिवेटिव, चेंज इन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मैं एक एग्जांपल लूंगा। जैसे मुझसे ये कहा गया कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ, यानी चेंज इन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कह रहा बताओ चेंज इन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होगा अगर x अप्रोचेस टू जीरो हो। या मैं यही क्वेश्चन लेता हूं, यही वाला लेते हैं, 2x प्लस 1। 2x प्लस 1, मैं बहुत ही स्मॉल चेंज की तरफ जाना चाहता हूं, बहुत ही स्मॉल चेंज। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 का अगर आप डिफरेंशिएशन करें तो क्या मिलेगा? तो हमने ये पढ़ा है कि जी डेरिवेटिव होता है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। ध्यान देना बच्चों, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो इसका मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स और होल अपॉन डेल्टा एक्स। यही पढ़ा है आपने। अब जिसने साइंस पढ़ी होगी उसको तो पता है इसका क्या डेरिवेटिव है। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का मतलब 2 इंटू एक्स की जगह आ गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स और एफ एक्स की जगह क्या आ गया 2x प्लस 1। तुम लोगों को याद हो 11th में ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट।
अभी सबको समझ में आया क्या किया मैंने? यहाँ +1 आएगा, सॉरी। बताओ बच्चों, अगर fx प्लस डेल्टा एक्स की बात कर रहे हो तो जहां जहां x है वो रिप्लेस कर दोगे x प्लस एक्स की जगह, हाँ। है ना, रिप्लेस कर दिया, फंक्शन आ गया। अब आप करिए ओपन ब्रैकेट, मतलब 0/0 फॉर्म हटनी चाहिए। अगर अभी आप डेल्टा एक्स को 0 डालो तो देखो 0/0 फॉर्म है, ध्यान दो। और ध्यान रखो जब तक ये नीचे का डेल्टा एक्स नहीं खत्म हो जाएगा ना, तब तक ये आप डेल्टा एक्स 0 नहीं पुट कर सकते। तो ये आपका बन गया 2x प्लस 2 इंटू डेल्टा एक्स +1 माइनस 2x माइनस 1 और होल अपॉन डेल्टा एक्स। देखो दिस वैल्यू एंड दैट वैल्यू कैंसिल आउट, 1 और 1। सर इससे ऊपर वाले नहीं समझ आया। ये वाला ये कह रहे हो? यस सर। देखो अगर बेटा x को मैं 3 रखूं तो क्या आंसर करोगे आप? 2 इंटू 3 + 1। यस सर। आपने क्या किया, अब x को बदल रहे हो आप x प्लस डेल्टा एक्स, तो जहां जहां x है ना वो बदल जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स। वही किया मैंने, अब समझे? ऐसे समझो, मान लो ये 3 होता तो क्या करते आप? x प्लस डेल्टा एक्स, तो यहां पर भी 3 रख देते, यहां पर भी 3 रख देते, यही करते ना। यस सर। अब 3 की जगह x प्लस डेल्टा एक्स को ऑब्जर्व करो, जहां जहां 3 है वहां x प्लस डेल्टा एक्स रखो, क्या आंसर बनेगा fx प्लस डेल्टा एक्स का? ठीक, समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आया? यस सर। क्लियर? चलो फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो अब आपके पास बचा बेटा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 2 into डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स इज सिंगल क्वांटिटी, दिस एंड दैट वैल्यू कैंसिल आउट। अब 2 पे लिमिट 0 है तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर 2। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द चेंज इन fx विद रिस्पेक्ट टू x, व्हाट इज द चेंज इन fx विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो चेंज है 2 बस। तो डेरिवेटिव ऑफ 2x + 1 कितना हो गया? 2। ये मैंने डेफिनेशन से समझाया, ठीक है, वेयर डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अब इस बात को मैं क्लियर करके दिखाता हूं। जो डेल्टा एक्स है यानी जो स्मॉल चेंज इन एक्स है वो बहुत छोटा ले लो, बहुत छोटा, जितना छोटा ले सकते हो ले लो, फिर देखो क्या आंसर आता है। ठीक है, x अप्रोचेस टू 0 कोई भी वैल्यू लो, अप्रोचेस टू 0 मैंने ले लिया 0.00001, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा? 0.0002 और +1 किया तो कितना आ गया? 1.0001। ऐसे अब आप चेंज को बढ़ाते रहेंगे तो 1 और 2 के बीच में ही नंबर रहने वाला है। तो ये आपको एक चेंज बता रहा है कि अगर आप चेंज करेंगे तो कंटिन्यूअस चेंज जो है वो फाइनली आपको 2 ला करके देगा when x is approaches to 0, अगर x 0 के बहुत ही करीब होगा तो। ठीक है, समझ गए कि नहीं? तो इसका मतलब 0 से 2 से बड़ा कोई डिफरेंस नहीं हो सकता? नहीं, उससे बड़ा नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक बात। ठीक है ना, करेक्ट। तो ये इसका मैक्सिमम चेंज है। एक बार सेकंड वाला वापस बता दो। देखो जैसे डेल्टा एक्स का मतलब बेटे एक्स में बहुत ही स्मॉल चेंज कर देना, एक्स में बहुत ही स्मॉल चेंज है। अब एक्स में आप जितना मर्जी चेंज कर लो अप्रोचेस टू 0, आप मैक्सिमम 2 अचीव कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ये आप इस वक्त आपने डेल्टा को क्या रखा हुआ है? वेरी क्लोज टू 0 रखा हुआ है। तो अब जो ये dy/dx है, देखो ये चीज जो आप सिंबल देख रहे हो ना, अब ऐसे लिखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है भाई। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो इसी को सिंबल दिया गया। क्या सिंबल दिया गया? Symbols to represent derivative. Limit delta x approaches to 0
डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज रिप्रेजेंटेड एज एफ डैश एक्स। अब आपको ये सिंबल पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आपने एफ डैश एक्स लिख दिया तो एफ डैश एक्स प्रेजेंट करता है ये पूरी बात कि एफ डैश एक्स है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, ये इसको प्रेजेंट करता है। और आप क्या कह सकते हो इसे, और इसका सिंबल आप कह सकते हैं एफ डैश एक्स भी कह सकते हैं, और सिंबल बोल सकते हैं dy बाई dx, यानी चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और एक्सपेंड करके लिखता हूं, इट इज d ओवर dx ऑफ y, यानी डेरिवेटिव ऑफ y। तो उसको क्या कहते हो आप, dy बाई dx। और क्या कह सकते हैं, और सिंबल लिख सकते हो आप d ओवर dx ऑफ fx is equal to f dash x, and this f dash x is limit delta x approaches to 0 delta y upon delta x, और y dash सिंपल। इस तरीके से आप डेरिवेटिव को प्रेजेंट करते हैं। अब आपको लिमिट वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, समझ गए या सर नहीं? लिमिट लिखेंगे तो करेंगे नहीं, अब लिमिट नहीं लिखना, अब ये सिंबल लिख दिया तो उसका मीनिंग ये है, सबसे पहले लिमिट है, फिर कॉन्टिन्यूटी है, फिर डेरिवेटिव है, ठीक है। और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन कभी नहीं हो सकता। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है। इस पे भी अभी हम आएंगे, पहले डेरिवेटिव हम समझ लेते हैं। अब आपने ये सीखा कि अगर किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना हो तो आपको लिमिट यूज करना पड़ता है, जो आपने यहाँ पे पूरा प्रोसेस देखा ये है। अब इस प्रोसेस से आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हो, और अगर आपको याद हो तो ये है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था। तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल अब 12th में नहीं आएगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी फॉर्मूला बनेगा वो इसी मेथड से बना है, ठीक है। तो अब मैं फॉर्मूले लिखने शुरू कर रहा हूँ। सर मैं लीव कर लूँ, मेरे 9 बजे क्लास है। हर्षित एक बार दोबारा बोलो, आवाज आई नहीं। हर्षित जैन, मैं लीव कर लूँ, 9 बजे क्लास है मेरी। अभी तो 9 बजे है ना, फॉर्मूले तो देख लो। सर खाना खाना है। अच्छा चलो ये देख लेना, फिर वीडियो देख लेना, शेयर कर दूंगा। जी सर। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव। और 12th में बस आपको फॉर्मूले याद रखने, इनकी डेरिवेशन नहीं करनी। फर्स्ट रूल, d ओवर dx ऑफ एनी कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब अब इसमें वेरिएबल x नहीं है, तो डेरिवेटिव क्या होगा, 0, ठीक है। कांस्टेंट चेंज, जैसे मान लो एक दीवार में आप धक्का लगा रहे हो, कोई चेंज नहीं हो रहा, तो वो है 0, फिक्स वैल्यू है वो, तो कांस्टेंट चेंज क्या होगा, 0 होगा। सेकंड, ठीक है, कुछ फॉर्मूले लिखूंगा वो याद रख सर। डी ओवर dx की जगह कुछ और लिख सकते हैं, डैश लिखते हैं, बाकी d ओवर dx याद रखो, ये सिंबल ठीक है, ऐसे यूज करने सारे, ठीक है। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, करेक्ट। यस सर। d ओवर dx ही लिखो, ये मत लिखो ये वाला k डैश 0, ये ठीक नहीं है, ठीक है। यस सर। तो ये ध्यान रखो, ये वाला d ओवर dx ऑफ x टू दी पावर n। ध्यान रखना बेटे, x टू दी पावर n बेस होना चाहिए वेरिएबल, और जो पावर होनी चाहिए ना वो कांस्टेंट और एनी रियल नंबर, ये होनी चाहिए। तो इस केस में डेरिवेटिव होता है इसका nxn-1, nxn-1। थर्ड रूल, d ओवर dx ऑफ, सर ये तो सारे 11th में पहले ही करा दिए थे। हाँ जी कर चुके हो, ठीक है। a टू दी पावर x, a टू दी पावर, ये वाला नहीं किया था, a टू दी पावर x log बेस ea। a टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a टू दी पावर x log बेस ea। ये हम तब सर एक बार लॉग फंक्शन भी बता। जब हम डिटेल में बेटे लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तब मैं ये दोनों बातें डिस्कस करूंगा,
ठीक है, ओके सर। अभी याद रखें। फोर्थ, d over dx of e to the power x, ये होता है e to the power x, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सर लॉग में लॉग बेस ई है, उसको ई को सर नेचुरल नंबर लेते हैं कोई भी या फिर रियल नंबर लेते हैं? ये 2 से 3 के बीच का कोई भी रियल नंबर है बेटा। वेयर सर तो आंसर तो वो करेगा ना फिर वेरी। नहीं नहीं, मैं यस सर। एक मिनट में बताता हूँ। हेलो, सॉरी बच्चों, ठीक है। तो d over dx of e to the power x हो गया अपने पास e to the power x, और e 2 से 3 के बीच में। अब जैसे कोई कुछ क्वेश्चन कह रहा था, जरा दोबारा बोलो, क्या कह रहे थे? सर वेरिएबल करेगी, वेरी करेगी वो आंसर। e को बदलना ही नहीं होता, e एज इट इज रहेगा। आप कभी भी ये नहीं लिखेंगे कि 2.5 इज टू पावर x का डेरिवेटिव है e, नहीं। e इज e की वो रेंज है बस, e इससे बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। और जब भी ex, तो ex एक स्पेशल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसमें आप कोई वैल्यू नहीं डालेंगे। ये वैल्यू हम इसलिए समझ के रखते हैं कि कई जगह जब कुछ डिवाइड करना होता है, जैसे 1/ex हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा, कहीं e 0 तो नहीं है कि 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तब वहां पे इन सब केस का इस्तेमाल करते हैं कि e 2 से 3 के बीच का एक रियल नंबर है, इसलिए इसका आंसर ये बनेगा, ठीक है ना। बट e को आप बदलेंगे नहीं कि आप इसका अगर आप 2.5 इज टू पावर x का डेरिवेटिव कर रहे हो तो आप इस कैटेगरी में हो, a to the power x, where a is any real number greater than 0। आप समझ गए? यस सर। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है। अभी e के e का बहुत वो अलग अलग रोल होता है, e का वो समझाऊंगा जब हम लॉग करेंगे तब। अच्छा, फिफ्थ, d over dx of log x अगर बेस e है तो। अब देखो, log को चाहे मॉड में लिख दो, log का जो डोमेन होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, इसलिए मॉड में लिखा जाता है। लेकिन डेरिवेटिव करते हुए ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट, जरा इससे बात कर लें। ठीक है, तो log x अगर बेस e है तो log x का डेरिवेटिव होगा 1/x, ठीक है। log x का डेरिवेटिव होगा 1/x। सिक्स्थ रूल, d over dx ऑफ अगर log बेस a है फिर इसका डेरिवेटिव करना हो। यस प्रथम?
सर वो ऊपर का डाउट है जो डेरिवेटिव कराए थे। कौन सा बताइए इधर? जो आपसे सर पहले पूछा था ना सेकंड ऊपर, हाँ ये जो 2 करके जो आपने मल्टीप्लाई कराया सर, वो नहीं समझ आया अभी भी। जो मैंने ये 2 अंदर ब्रैकेट में रखा हुआ है, 2x प्लस डेल्टा x प्लस 1। यस सर। देखो यहां पे बच्चे क्या कर रहे हो आप, x की जगह, इस x की जगह आप लिख रहे हो x प्लस डेल्टा x। तो राइट में जहां जहां x है वो बदल जाएगा। अब देखो वही काम आपने यहां किया। देखो f(x प्लस डेल्टा x), इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ये रही 2x प्लस डेल्टा x प्लस 1। ये रहा 2x प्लस सर ये डेल्टा। -2x+1 कैसे आया? fx भी तो है साथ में, माइनस fx, तो fx ये रहा। अच्छा ओके सर, समझ आ गया। ओके क्लियर, चलें आगे, यस सर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है अपने पास। अब log बेस क्या है बेटा, बेस a है अदर देन e। इस केस में डेरिवेटिव होता है 1/x log बेस e a, 1/x log बेस e a। ठीक है, 7th रूल, d/dx ऑफ साइन x। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहे हैं, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। 8th, d/dx ऑफ cos x। और ये सब अगर हमें प्रूफ करना है तो हम इस मेथड से प्रूफ करेंगे। ये सारा ये मेथड है क्योंकि 11th क्लास में कर चुके हो। ठीक है, तो इसकी अभी जरूरत नहीं है, कुछ प्रूफ नहीं पूछा जाएगा 12th में। d/dx ऑफ cos x होता है माइनस साइन x। 9th, d/dx ऑफ tan x, इसका डेरिवेटिव होता है secant स्क्वायर x। 10th, d/dx ऑफ cot x माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x। 11th, d/dx ऑफ cosec x होता है माइनस cosec x इंटू cot x, माइनस cosec x इंटू cot x। 12th, d/dx ऑफ secant x, ये होता है secant x इंटू tan x। 13, d/dx ऑफ साइन इनवर्स x। अभी इनवर्स हमने पढ़ा नहीं है बट फॉर्मूला याद रख लो। साइन इनवर्स x 1/√1 माइनस x स्क्वायर। 14, d/dx ऑफ cos इनवर्स x माइनस 1/√1 माइनस x स्क्वायर। 15, d/dx of tan inverse x, it is 1/1 plus x square। 16, d/dx of cot inverse x minus 1/1 plus x square। 17, d/dx of secant inverse x 1/x into root x square minus 1। 18, d/dx of cosec inverse x, it is minus 1/root x square minus 1। 19, ये वैसे फॉर्मूला नहीं है बट फॉर्मूले की तरह याद कर लो, ज्यादा अच्छा रहता है। d/dx of root x 1/, कितने आए? बस खत्म। 20, d/dx of 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। ये फॉर्मूले नहीं है, इनको हम डिराइव भी कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल वे में कर सकते हैं बट याद रखो तो इजी रहता है। तो इतने आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। बहुत छोटे तो नहीं हो गए, दिख रहा है कुछ? ठीक है, नहीं दिखा सर। नहीं दिख रहा? चलो फिर आधे आधे देख लेते हैं, पहले 10 देख लो। कोई ऐसा हो जो याद करने में दिक्कत दे, देखो ध्यान से। सर जी अप्लाइड मैथ्स वालों को ट्रिग्नोमेट्री वाले नहीं करने ना? हाँ तुम लोग मत करना ट्रिग्नोमेट्री वाले, ठीक है? ओके। ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा है। अभी अगली क्लास और तुम लोग ले लो, फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि हमें अलग करना है कि नहीं बैच। ठीक है, फिर तुम लोग पढ़ना 9 से ये
7 से 8, 8 से 9 में, ठीक है। ओके सर। कितने लोग थे आप लोग? एक दीपांशु है। सर 3 है, एक आदित्य, एक दीपांशु, एक मैं। अच्छा, आप 3 हो, ठीक है। देखो बच्चों, तब तक अपनी कंटिन्यूटी, तुम तीनों एक ही स्कूल में हो क्या? यस सर, एक ही क्लास में है सर। अच्छा, तो तीनों की बुक भी एक ही होगी, वो वाली जो यस सर। हमारी टीचर ने? यस सर सर। प्रकाश जी का लगवाइए आप। हाँ, तो मुझे एक काम करना, उस बुक का सारा कॉन्टिन्यूटी और इसका डिफरेंशियबिलिटी का पीडीएफ शेयर करो, ठीक है? कर दोगे? सर मेरे पे अभी बुक नहीं है, तो दीपांशु और विद्या से पूछ लो। जिसके पास भी हो, ठीक है, वो शेयर करना। तो क्वेश्चन फिर हम उस हिसाब से तुम लोगों को मैं होमवर्क दूंगा उसमें से, ठीक है? ओके। क्योंकि बुक की मेरे को कोई जरूरत नहीं कि मैं परचेज करूं बुक, इससे अच्छा तुम लोग मेरे साथ शेयर करते रहना, बताता रहूंगा, ठीक है? समझ गए? क्योंकि स्पेशली जब स्कूल में वही बुक कराई जा रही है, क्योंकि मैं कराऊंगा तो जो गवर्नमेंट से इशूड है उससे कराऊंगा, उसमें क्वेश्चन कम है। तो जैसे पिछले साल अभी दीपांशु को प्रैक्टिस कराई थी, उसी की बुक से मैंने करा दिया था, तो वैसे मैं तुम लोगों को करा देता हूँ, ठीक है ना? तो अभी यस सर। हाँ, तो मुझे भेज देना कंटिन्यूटी और उसका, तो देखें क्या स्टैंडर्ड बना रहे हैं वो लोग। बाकी मैं गवर्नमेंट वाला भी तुम लोगों को डाउनलोड करके भेजता हूँ, ठीक है? ओके सर। हाँ, तो ये 10 फॉर्मूले वाले, आगे के फॉर्मूले देखो, ये 20 फॉर्मूले आगे के, ठीक है? तो ये सारा आपको याद कर लेना है। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे चेन रूल। अब डेरिवेटिव काफी इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मांगेगा, ठीक है? तो आज अभी कोई होमवर्क नहीं है, यही सब आपको रिपीट करना है। कोई डाउट मिले तो मुझे बताइए, ठीक है? एंड करूं सर क्लास? जी, जो यस। आपने जो होमवर्क नहीं डाला था ना, वो एक बार अपलोड कर देना, हम पे अपलोड कर देंगे अपना होमवर्क। हाँ, मैं होमवर्क अभी करता हूँ, लिंक भेज रहा हूँ, ठीक? सर रिकॉर्डिंग शेयर कर देना, वेबसाइट पे लेट होती है आज की। अच्छा, रिकॉर्डिंग मैं अभी भेज देता हूँ बेटा, जैसे ही आएगी ना मैं भेजता हूँ, जैसे ओके सर। रिकॉर्ड हो जाएगी मैं अभी भेजता हूँ, ठीक है? टेलीग्राम पे भेज रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। ओके बच्चों, बाय बाय।